मैजिक एकेडमी में कोई भी असैसिन को पसंद नहीं करता, खासकर उनको जो आम घरों से आते हैं। तो जैसे ही वैन क्रूगर एडमिशन लेता है, एक सीनियर स्टूडेंट जो एक मैजिक सोर्ड्स वुमन है, उसे उसकी जगह दिखाने का फैसला करती है। वैन अपने दोस्त के साथ हॉलवे में चल रहा होता है, अपने काम से काम रखते हुए। उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता, तो वह पक्का करती है कि वह ध्यान दे। एक पल में वह अपनी तलवार उसके गले पर रख देती है और कहती है कि वह इज्जत दिखाए और उसके सामने झुके जैसे वह एक आम आदमी है। लेकिन वैन जरा भी नहीं डरता। वह शांति से उसे बताता है कि यहाँ सब स्टूडेंट हैं और इससे वह सब बराबर हैं। फिर वह उसकी तलवार को अपने नंगे हाथ से पकड़ लेता है और इतनी जोर से पकड़ता है कि वह उसे बिल्कुल भी हिला नहीं पाती। हैरान होकर वह अपनी पूरी ताकत से उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बस तलवार को बीच से तोड़ देता है। तलवार के टुकड़े हॉलवे में बिखर जाते हैं और बस ऐसे ही पूरा माहौल बदल जाता है। अब उसे समझ आता है, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। तो कौन है वैन क्रूगर, और वह एकेडमी में कदम रखते ही इतना ताकतवर क्यों है? इस दुनिया में ताकतवर लोग मैजिक के साथ उन लोगों का फायदा उठाते हैं जिनके पास मैजिक नहीं है, उन्हें गरुड़ा कहकर मजाक उड़ाते हैं। मेज किंगडम इसे नियम कहता है, लेकिन यह तो बस बहुत ज्यादा भेदभाव है। बात इतनी बिगड़ जाती है कि दूसरा प्रिंस अपने भाई हाइंस को मारने और हर मैजिकलेस इंसान को खत्म करने की साजिश करने लगता है। तब एक असैसिन आता है। वैन एक ऐसा आदमी है जिसके पास कोई पावर या मैजिक नहीं है। वह एक ऐसा आदमी है जो, जब आप जॉन विक की जानलेवा असैसिन स्किल्स को गोजो सतोरू के लुक्स के साथ मिलाते हैं, असैसिन सामना करता है उनके सबसे ताकतवर नाइट्स में से एक का और उसे तुरंत गिरा देता है, नाक पर एक ही हाथ के वार से। अपने शिकार का दिमाग तोड़ते हुए एक और मेज बीच में आता है, लेकिन उसकी ऊंची रैंक के बावजूद वह असैसिन के सामने बेकार साबित होता है। वैन उसे भी उतनी ही आसानी से खत्म कर देता है, उसका जबड़ा तोड़कर, और उसे खाने के लायक नहीं छोड़ता। स्पेल बनाना तो दूर की बात है, जब प्रिंस शुरू करता है गरुड़ा को जानवरों की तरह ट्रीट करने की बात, वैन उस छोटे से लड़के से बहस नहीं करता, उसे ठंडे खून से मार देता है। उसके बाद वह हाइंस को रिपोर्ट करता है, जो इस सब में उसका सबसे करीबी साथी है। उन्होंने इस मकसद के लिए 10 साल तक लड़ाई की है, एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ते हुए जहां मैजिक वाले को ट्रीट नहीं किया जाता, बेकार कचरे की तरह। और अब जब हाइंस गद्दी संभालने के लिए तैयार है, तो ये आखिरकार मुमकिन लगता है। अपने मिशन को पूरा करके वैन घर जाता है, अपने गांव वापस, अपनी माँ और बहन को ढूंढने की उम्मीद में, जिन्हें वह अभी भी याद करता है, उस तावीज के जरिए जो उन्होंने उसे दिया था। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है, कुछ बहुत बुरा हो जाता है। पूरा गांव आग की लपटों में है, लाशें बिखरी हुई हैं जमीन पर, टुकड़े टुकड़े की हुई और जहां गिरी थी वहीं छोड़ दी गई हैं। वैन खुद को कहता है कि यह डकैत थे, लेकिन चाहे वह कहीं भी देखे, उसे अपना परिवार नहीं मिलता। जो कुछ भी उसने किया, हर लड़ाई जो उसने लड़ी, वह उनके लिए थी, उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। तब उसे आखिरकार वह दिखती है। उसकी माँ एक पेड़ से लटकी हुई है, पेड़ पर जिंदगी का कोई निशान नहीं। उसके आसपास की दुनिया रुक जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह इस बात को समझ पाए, एक आवाज आती है। यह उसकी बहन रेना है, खून से लथपथ, मुश्किल से खड़ी है। वह उसे भागने को कहती है क्योंकि बुरे लोग उसके पीछे आ रहे हैं। अचानक एक तलवार पीछे से उसके आर पार हो जाती है। सिपाही हंसते हैं, यह सोचकर कि अब सब खत्म हो गया है, उन्होंने सबसे बड़े खतरे को मार दिया है। लेकिन उस जख्म के बावजूद वैन अपने अंदर गुस्सा नहीं बढ़ने देता। वैन की तरह बनो। अपने गुस्से में वह सिर्फ वही पूछता है जिसकी उसे परवाह है। आखिर इस सबके पीछे कौन है? जवाब समझ नहीं आता। यह हाइंस है, वही सबसे अच्छा दोस्त जिसे उसने गद्दी तक पहुंचने में मदद की थी। फिर हाइंस खुद आगे आता है और बिना किसी शर्म के वैन को हर चीज के लिए दोष देने लगता है। वह कहता है कि उस जैसे लोग मेजेस को बिना पता चले मार सकते हैं, उनके होने को ही एक खतरा बनाते हुए, इसलिए वह खत्म करना चाहता है वैन और बाकी गरुड़ा को किंगडम को बचाने के लिए। अपने सबसे अच्छे दोस्त के उसके खिलाफ जाने पर उनके जिंदगी भर के मिशन में वैन मरने से मना कर देता है और कसम खाता है कि वह हाइंस को मारेगा, चाहे उसके लिए उसे सब कुछ खोना पड़े। वह सिर्फ उसे निशाना बनाता है, अपने शरीर को सीक्रेट असैसिन आर्ट्स की एक आखिरी टेक्निक में धकेलकर हाइंस मैजिक के एक भाले से जवाब देता है, जिसके नतीजे में हमारे लड़के को सीने में छेद होने का अनुभव होता है। लेकिन आखिर में वैन के जख्मों की वजह से उसकी हार होती है। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी दयालु फितरत के लिए उसकी आलोचना करता है। हाइंस उसे अकेला मरने के लिए छोड़ देता है और उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ सेकंड्स में एक जीव उसके आसपास मंडराता है। वह जानवर उसे एक आखिरी मौका देता है। तो जब हमारा लड़का अपनी आंखें दोबारा खोलता है, वह जीता है। वह जंग के मैदान में नहीं है, वह घर वापस आ गया है और रेना उसके सामने खड़ी है, जिंदा और मुस्कुरा रही है। उसे 15 साल का होने पर बधाई भी दे रही है। तब उसे सच्चाई का एहसास होता है, असैसिन 10 साल पीछे चला गया है। वैन सोचता है कि यह सब बस एक बुरा सपना था, लेकिन दुनिया बहुत ज्यादा असली लगती है और उसे साफ साफ याद है उसका पास्ट, और साथ ही वह मार्शल आर्ट्स जो उसने सीखे थे कहीं और।
एक यंग मेज एक हेरेटिक को ढूंढने निकलता है, जबकि रात उसके साथ चल रही है। गरुड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोगों का खुलेआम मजाक उड़ाते हैं, उन्हें बिना सोचे समझे जानवर कहते हैं। इस बीच वैन अपने दूसरे मौके को समझने की कोशिश करता है। ये सोचता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। 15 साल की उम्र में हर गरुड़ा लड़के को अपना रास्ता चुनना होता है। वह रुककर एक छोटी मोटी नौकरी कर सकता है, या काम के लिए शहर छोड़ सकता है, या एक मर्सेनरी बन सकता है, क्योंकि मैजिकलेस लोगों के पास बहुत ज्यादा फिजिकल ताकत होती है, बिल्कुल टोजी की तरह। मर्सेनरीज स्काउट्स के रूप में अच्छा कमाते हैं, लेकिन उसकी माँ इस रास्ते के सख्त खिलाफ है। अपनी पिछली जिंदगी में उसी चुनाव की वजह से वह हाइंस से मिला था। वैन अचानक याद, कुछ जरूरी और तुरंत अपने परिवार से कहता है कि कुछ देर के लिए शहर छोड़ दें। वह प्यूरिफायर्स को ढूंढने भाग जाता है, एक कट्टरपंथी ग्रुप जिसे हेरेटिक्स कहा जाता है। उनकी एक खास सोच ये है कि गरुड़ा शैतान के बच्चे हैं और उन्हें खत्म कर देना चाहिए। और एयर इस दिन इन कमीनों ने के नाम पर एक कत्लेआम किया था, शुद्धिकरण। इस बार वह छुपना नहीं चाहता, तो वह अपने पहले शिकार को निशाना बनाता है। एक मेज को मारने के लिए सबसे आसान तरीका है दुश्मन को मात देना, उनकी सोच को समझना और उनके रिएक्ट करने से पहले दिमाग या रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना। वैन अपनी चाल चलता है, पहला किल करता है और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। वह तेजी से अपने दुश्मन के आसपास घूमता है, उनके अपने माना से भरे हथियार का इस्तेमाल करके मेज की रुकावट को तोड़ता है। मेजेस में से एक स्पेल छोड़ता है, लेकिन वैन उसके लगने से पहले ही फासला कम कर देता है और सीधा उसके पेट में वार करता है। अब सिर्फ 3 दुश्मन बचे हैं, और जैसे ही वह उन्हें खत्म करने वाला होता है, उनमें से एक हॉस्टेज को पकड़ लेता है और उसे सरेंडर करने को कहता है, वरना वह औरत मर जाएगी। वैन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने आसपास दूसरों को चेक नहीं किया था। हालांकि सरेंडर करने से मौत मिलेगी, उसके पास कोई और चारा नहीं है। वैन अपने हाथ हवा में उठा देता है, जिसके नतीजे में उसे नीचे गिरा दिया जाता है। पूरा गैंग एक साथ उस पर टूट पड़ता है, बिना किसी रोक टोक के उसे जमीन में कुचलते हुए। उनमें से एक जिद करता है कि उन्हें उसे तुरंत मार देना चाहिए, यह मानकर कि लड़का खुद मौत है और उसे जिंदा छोड़ना उन पर सिर्फ तबाही लाएगा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, एक लड़की उसकी मदद के लिए आती है। मेज एक आइस स्पेल छोड़ती है, फैनेटिक्स को वहीं जमा देती है और उन्हें गिरफ्तार करने का ऐलान करती है, बिना किसी झिझक के। वैन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में भी मदद पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लगता था। औरत और उसकी टीम तेजी से हेरेटिक्स को पकड़ लेती है, लेकिन उसका ध्यान वैन पर जाता है, वह लड़का जिसने अकेले ही 3 लोगों को हरा दिया था। प्रभावित होकर वह बताती है कि उनमें से एक, जिस आदमी को उसने मारा था, उसके पास पूरी दुनिया को, पूरे गांव को आग में लपेटने की ताकत थी। उसने उससे सावधानी से निपटने का प्लान बनाया था ताकि कोई और नुकसान न हो, लेकिन वैन ने उसे पहले ही खत्म कर दिया था। हेलेन उसका नाम जानती है, लड़के में साफ तौर पर दिलचस्पी रखती है। वह सुझाव देती है कि उसे मैजिक एकेडमी ज्वाइन करने पर विचार करना चाहिए। बहुत से हीरोज और मशहूर इस एकेडमी से आए हैं, फिर भी वैन समझ नहीं पाता कि वह उसे क्यों चुन रही है। वह यह एक शांत, अलग थलग जगह पर पहुंचते हैं, जहां मेज अचानक उसे मारने की धमकी देती है। बिना किसी चेतावनी के वह एक स्पेल एक्टिवेट करती है और सीधा वैन पर एक आइस एरो छोड़ती है। उसकी हैरानी के लिए वह पहले ही गायब हो चुका है और उसने कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं की। एक पल में वह उसके पीछे दिखाई देता है, उसकी ब्लाइंड स्पॉट में बिल्कुल सही जगह पर, और वॉर करने के लिए तैयार, बस जानलेवा वॉर करने से पहले। वन रुक जाता है और उसकी खराब एक्टिंग पर उसे टोकता है, क्योंकि उसमें उसे मारने की नीयत नहीं है। मेज प्रभावित होती है, यह पहचान कर कि लड़का पहले से ही एक अनुभवी फाइटर की तरह रहता है। उसे हैरानी होती है कि वह सामना कर सकता है मेजेस का, सिर्फ अपनी कच्ची स्किल का इस्तेमाल करके। हेलेन फिर यह बात उठाती है कि अगर वैन एकेडमी ज्वाइन करता है तो गरुड़ा का नसीब पूरी तरह बदल सकता है। नाइट कन्फर्मेशन सिस्टम की तरफ इशारा करते हुए, जो खास स्टूडेंट्स को उनकी उपलब्धियों के लिए इनाम देता है। उस सिस्टम के जरिए आम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं और एक नोबल घराना बना सकते हैं। मतलब यह पूरा डिस्ट्रिक्ट सिर्फ वैन के जरिए स्टेटस पा सकता है। वह क्यूरियस लड़का उससे 3 सवाल पूछता है। पहले वह कहता है कि उसे एक नोबल की रिकमेंडेशन की जरूरत होगी, तो हेलेन तुरंत उसके लिए एक लिखने की पेशकश करती है। दूसरा, वह पूछता है कि उस जैसा कोई बिना मैजिक के एक मैजिक एकेडमी में कैसे रह सकता है। हेलेन मानती है कि यह अजीब लग सकता है, लेकिन बताती है कि बहुत से जिन्हें नाइटहुड मिली, उन्होंने ऐसा मैजिक के नए नियम खोज कर किया, न कि सिर्फ उसका इस्तेमाल करके। पोशन बनाने से लेकर मैजिक सर्कल्स के अध्ययन तक। वह बताती है कि मैजिक सिर्फ स्पेल कास्ट करने से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब सब कुछ उसके कंधों पर टिका हुआ लगता है, जो उसे उसके आखिरी सवाल तक ले जाता है। हेलेन को उसे नोबिलिटी तक पहुंचाने से क्या मिलेगा? हेलेन साफ करती है कि उसका अपना मकसद है, लेकिन उसका उसके साथ शेयर करने का कोई इरादा नहीं है। इससे पहले कि वैन और आगे बढ़े, उसकी बहन आ जाती है, यह सुनकर कि उसने खतरनाक दुश्मनों से लड़ा था। उसी वक्त हेलेन वैन को उनके लिए लड़ने की वजह देती है, स्टाइनर के परिवार के नाम की कसम खाते हुए कि वह उसके अपनों की रक्षा करेगी अगर वह ऐसा करता है।
कुछ दिन बाद वैन की माँ अभी भी लड़ाई को लेकर परेशान है, लेकिन लड़का आखिरकार उन्हें एकेडमी के बारे में बताता है और वह सब कुछ जो उसे वहां से मिल सकता है। रेना और उसकी माँ डर जाती हैं, ये जानते हुए कि मैजिक एकेडमी मेजेस के लिए है, लेकिन वैन उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह साबित करेगा कि वह कम नहीं है। असैसिन के रूप में उसकी पुरानी जिंदगी अब इस रास्ते पर फिट नहीं बैठती और वह जानता है कि वह यह अकेला नहीं कर सकता। हेलेन की पेशकश उसके लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खोलती है। एक बार मर चुका होने के बाद वैन अब उम्मीद के सबसे छोटे मौके को भी पकड़ने में नहीं झिझकता। वह ऐलान करता है कि वह इस देश में गरुड़ा के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म कर देगा और उसके शब्दों में वही पक्का इरादा है जो कभी उसके पिता का था। उसकी माँ जानती है कि वह कितना जिद्दी है, तो वह उसे इजाजत देती है कि वह अपना रास्ता खुद चुने। बस एक प्रॉब्लम है, ट्यूशन फीस, खासकर इस खराब इकोनॉमी में। जब यह नामुमकिन लगता है, हेलेन बीच में आती है और उसे मिशन में उसके रोल के लिए इनाम देती है, उसकी प्रॉब्लम को हल करते हुए। उससे पहले कि वह अपनी माँ को छोड़कर उसे कहती है कि दुनिया की बेरहमी उसे कड़वा न बनाए। वैन अलविदा कहता है अपने परिवार को और निकल पड़ता है, उनकी उम्मीदें अपने साथ लिए। अगली पल वह शानदार एकेडमी के सामने खड़ा है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। लड़का हैरान रह जाता है, एकेडमी की शान देखकर दंग रह जाता है। उसके आसपास लोग खुशी खुशी इधर उधर घूम रहे हैं। एक कैंडिडेट अपना परिचय एलेक्सिस फॉन होहेनबर्ग के रूप में देता है, होहेनबर्ग परिवार से। गार्ड तुरंत नोबल के बेटे के सामने झुक जाता है। एक लड़की भी है जिसे डचेस ऑफ क्राउजनबर्ग ने रेकमेंड किया है, जो एक और मशहूर नोबल है। लड़का आगे बढ़ता है अप्लाई करने के लिए, लेकिन अचानक उस पर चिल्लाया जाता है। उसकी लाल आंखें देखकर उसके आसपास के इलीट बच्चे उसे एक बेकार गरुड़ा के रूप में पहचान लेते हैं। बर्ताव सखत है और यह तो बस शुरुआत है, शांत रहना। हमारा लड़का गार्ड्स को भरोसा दिलाता है कि उसने कोई गड़बड़ नहीं की, वह बस यहाँ अप्लाई करने आया है। लेकिन गुस्से वाला गार्ड उसका मजाक उड़ाता है कि उसे ये भी नहीं पता कि वह कहाँ खड़ा है। वैन जवाब देता है यह जोर देकर कि वह रॉयल एकेडमी के लिए आया है, एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी एग्जाम दे सकता है, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो। एक सिंपल कमेंट पर ज्यादा रिएक्ट करते हुए गार्ड एक भाला सीधा लड़के के चेहरे तक ले आता है, एक गरुड़ा को एग्जाम देने की इजाजत देने से मना करते हुए। तुरंत वैन बस सोच रहा है कि शुरू से ही चीजें कैसे बिगड़ गईं। वह इस आदमी को आसानी से हरा सकता है, लेकिन इतने लोगों के सामने तमाशा करना उसकी इमेज खराब कर देगा। ज्यादा समझदार गार्ड इस आदमी को एग्जामिनीज के सामने तमाशा करने से रोकने की कोशिश करता है। वैन प्रभावित होता है कि कम से कम कोई तो उसकी बात सुनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सोच बहुत जल्दी टूट जाती है। वही गार्ड्स जो उन बच्चों को भगवान की तरह ट्रीट कर रहे थे, हमारे लड़के को घमंड से देख रहे हैं, उसे दूसरों की तरह एक बहका हुआ बेवकूफ कह रहे हैं। वैन को अभी से इन खराब स्टैंडर्ड्स की आदत डालनी पड़ेगी। गार्ड उसे जोर देकर कहता है कि एकेडमी किसी के बैकग्राउंड पर भेदभाव नहीं करती, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एक नोबल की रिकमेंडेशन जरूरी है। उसे लगता है कि लड़के के पास वह नहीं होगी, लेकिन वैन उसे भरोसा दिलाता है कि उसके पास है, आदमी को हैरान करते हुए। उससे पहले कि वह सही नोबल सील वाला लेटर निकालता है, जैसे ही वह स्टाइनर्ट के परिवार का निशान देखता है, वह लड़के पर चिल्लाता है, उसे एक बदतमीज कमीना कहता है जो धोखे से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। गार्ड सोचता है कि कोई भी समझदार नोबल एक मैजिकलेस बेवकूफ को रेकमेंड नहीं करेगा, तो वह लेटर ले लेता है ताकि वह वैन पर एक बड़ा जुर्म करने का इल्जाम लगा सके। हमारा लड़का यह सब बर्दाश्त नहीं करता और उसे सीधा पीछे खींचता है, उसे जमीन पर पटक देता है एक जोर की आवाज के साथ। दूसरा लड़का बस हैरान है, जबकि बाकी सब उम्मीदवार हैरानी से देखते हैं। दोनों गार्ड्स को यकीन नहीं होता कि बिना मैजिक वाला लड़का एक बड़े आदमी को ऐसे गिरा सकता है। वह इसे बस एक इत्तेफाक कहते हैं। अचानक एक एग्जामिनर वहां आता है ये देखने के लिए कि क्या हुआ है, और दोनों गार्ड्स शोर मचाने के लिए माफी मांगते हैं। वह हिचकिचाते हुए बताते हैं कि एक गरुड़ा एकेडमी में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। तो एग्जामिनर उस लड़के को देखता है और पूछता है कि वह कौन है। वैन अपना परिचय देता है कि वह हेलेने स्टाइनर्स ने खुद रिकमेंड किया हुआ उम्मीदवार है, एक ऐसा नाम जिसे ज्यादातर लोग पहचानते हैं। वह खत को अपनी आंखों से देखता है। एग्जामिनर पक्का करता है कि मोहर और दस्तखत दोनों स्टाइनर्ट फैमिली के हैं। उसका रवैया बदल जाता है और वह लड़के के सामने झुकता है, उसे अंदर जाने को कहता है। बात यह है कि स्टाइनर्ट फैमिली कोई मामूली बात नहीं है। और अचानक सब लोग वैन की पहचान में दिलचस्पी लेने लगते हैं, यह पूछते हुए कि उसे ये रिकमेंडेशन कैसे मिली। हमारा लड़का इस ध्यान से बेचैन है और समझ जाता है कि हेलेने किसी बड़े घराने से होगी। अंदर जाते ही लड़का आसपास देखता है और गौर करता है कि यहाँ हर एक आदमी खास है। उसे एक झलक दिखती है डीट्रिच की, जो बाद में वैलियंट सोर्ड्समैन बनता है। उसके अलावा शेल भी है, जो आग का ग्रैंड मेज है, और लुनारिस, एक सुनहरे बालों वाली लड़की जो बाद में ताकतवर मेडन बनती है। उसकी पिछली जिंदगी के यह सब खास लोग इस एकेडमी से पढ़े हुए लगते हैं। अब पीछे मुड़कर देखता है तो वैन बस एक बेरहम कातिल था, एक ऐसा जो उन हीरो की रोशनी में शामिल नहीं हो सकता था जिन्होंने जंग के मैदान में राज्य के लिए लड़ा था। लेकिन जैसे ही तख्त के लिए लड़ाई शुरू हुई, उन सब ने बिगड़े हुए राजकुमार के लिए काम करना शुरू कर दिया। आखिर में इस आदमी को उन सबको मारना पड़ा। ऑरा फार्मिंग की बात करें तो यह लड़का अपनी पिछली जिंदगी के शिकारों को देख रहा है। फिर भी अब जब वह एकेडमी में है, उसे उनके साथ खुले में मुकाबला करना होगा, और भले ही यह मुश्किल होगा। वैन
टैनन बहुत मेहनत करता है और राज्य को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, जबकि वह यहाँ अपनी बड़ी प्रोटैगनिस्ट वाली बातें कर रहा है। एक आदमी उसे आवाज देता है और शांति से खड़े होने पर उसे नीचा दिखाता है। हैरान, वैन कहता है कि वह जहाँ चाहे खड़ा हो सकता है, और मजेदार बात यह है कि यह आदमी सोचता है कि हमारा लड़का बदतमीजी कर रहा है। वह अपनी फैमिली के बारे में 5 पेज का लेख सुनाने लगता है, लेकिन वैन अपनी पिछली जिंदगी में इसका इतना आदी हो चुका है कि वह सोचता है सर झुकाना आसान होगा। उसे अपनी माँ की मीठी बातें याद आती हैं कि दुनिया को उसकी सोच खराब न करने दे। अपनी पिछली जिंदगी में भी हाइंस ने उसे यही बात कही थी कि जो लोग तुमसे नफरत करते हैं उनके सामने झुकने से कभी बराबरी नहीं मिलेगी। उस आदमी ने अपने दोस्त को इज्जत से रहने को कहा, लेकिन अभी जो लड़का उससे बकबक कर रहा है वह एक जोश है, ब्रैट का, जो वैन पर हाथ उठाता है। अब और नहीं मिस्टर नाइस गाय। वैन उसे कहता है कि इस लड़ाई की शुरुआत उसने की है, और इससे पहले कि छोटा भाई समझ पाता कि उसका क्या मतलब है, वह उसकी दोनों बाहें पकड़ लेता है। लड़के को घुटनों पर झुकने पर मजबूर करता है। इसे स्पेलवेग कहते हैं। यह वह ताकत है जिसमें आप अपने दुश्मन की ताकत का सामना करते हुए अपनी ताकत को मिलाते हैं और दूसरे आदमी की हरकतों को कंट्रोल करते हैं। असल में यही टेक्निक उसने गार्ड पर भी इस्तेमाल की थी। अब जब वह अमीर लड़का घुटनों पर आ गया है, एक अच्छे लड़के की तरह घुटनों पर बैठा है, वैन उसे हाथ देता है और उसे और जलील करता है। लगता है लड़का इतना जिद्दी है कि वह नहीं कर सकता। उसी वक्त एक मैजिक स्पेल से हमला। तभी एक आदमी की आवाज लड़ाई रोक देती है। प्रिंस हाइंस के आते ही सब रुक जाते हैं, जो बताता है कि गरुड़ा राज्य के दोस्त हैं। लड़का प्रिंस से माफी मांगता है, जबकि हाइंस इतना नर्म दिल है कि वह खुद को बाकी सबकी तरह बस एक उम्मीदवार मानता है और आमतौर पर बर्ताव करने को कहता है। वह यही बात वैन को भी कहता है, लेकिन हमारा लड़का इस बात को समझने में बहुत बिजी है कि यह आदमी भी फ्यूचर में एकेडमी से पढ़ा हुआ होगा। नवीन प्रिंस के आने से स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह भी बाकी सबकी तरह एग्जाम देगा, और उन्हें ज्यादा परेशान ये बात करती है कि वह एक गरुड़ा के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, जिससे उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। जहां तक हमारे लड़के की बात है, उसे उनकी पिछली बातें याद आ रही हैं। कैसे हाइंस ने एक बार बताया था कि वह बहुत पहले एक एकेडमी में पढ़ता था। वह बात अब सच लगती है। मौजूदा प्रिंस सोचता है कि उसने शायद लड़के को डराया होगा, और बताता है कि वह भी घबराया हुआ है क्योंकि इस एग्जाम के लिए अंदर आने के नियम मुश्किल होते हैं। हाथ बढ़ाते हुए हाइंस उसे यकीन दिलाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन सबको बस अपना बेस्ट करना चाहिए। वैन उसकी मुस्कुराहट को शक की नजर से देखता है। वह जानता है कि प्रिंस अपनी उस दिलकश मुस्कुराहट से सबको अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अब वह इस आदमी की असलियत जानता है कि वह उस गर्म मुस्कुराहट के पीछे कुछ साजिश कर रहा है। वैन के दिमाग में यह ख्याल भी आता है कि वह प्रिंस को यही मार दे, लेकिन इससे उसका फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। अपनी फैमिली को मारने वाले इस मॉन्स्टर के लिए बुरी फीलिंग्स होने के बावजूद वैन अपने जज्बातों को कंट्रोल करता है। उसकी नफरत भरी शक्ल देखकर हिंट्स हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या गलत है, लेकिन हमारा लड़का उस आदमी पर वक्त बर्बाद नहीं करता और चला जाता है। दोस्त बनाने में कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए वह प्रिंस को उदास चेहरे के साथ छोड़ देता है, अकेलेपन की कड़वी सच्चाई को मानते हुए। यहाँ तक कि खास उम्मीदवार भी हैरान रह जाते हैं, ये सोच बनाते हुए कि बिना मैजिक वाले लोग जानवर होते हैं। एक आदमी जोर से गरजता है, खामोशी। ये एग्जामिनर है जो उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के खत्म होने का ऐलान करने आया है। आगे उन्हें एग्जाम की जगह पर ले जाया जाएगा, जिसे फॉरेस्ट ऑफ शैडोज के नाम से जाना जाता है। ये नाम वैन को दिलचस्प लगता है, और अगले सीन में हम सब एग्जामिनर्स को उस जगह के पास खड़े देखते हैं। सुपरवाइजर उनसे बात करता है, उनका जंगल में स्वागत करता है, जिसे साल के एग्जाम के लिए टेस्ट ग्राउंड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि वह पहले से जानते हैं, एकेडमी खास स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए जानी जाती है जो राज्य के फ्यूचर को आगे बढ़ा सकें। इसका मतलब है कि उन्हें बिना टैलेंट वाले नए लोग नहीं चाहिए। पहला टेस्ट एक उम्मीदवार की बेसिक मैजिक की क्षमता पर आधारित होगा, और फॉरेस्ट ऑफ शैडोज माना से भरी हुई जगह के रूप में जानी जाती है, और अंदर के इलाके में एक फूल खिलता है। उम्मीदवारों का काम है ऐसे 10 फूल इकट्ठा करना। उनके इस मकसद के खिलाफ जंगल में रहने वाले भूखे मॉन्स्टर्स हैं जिनके पास भी माना है। इसका मतलब है कि यह आसान नहीं होगा। अब हमारा लड़का टेस्ट के मुश्किल होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उन्हें शुरू में ही जानवरों से लड़ना पड़ेगा। एक और नियम यह है कि किसी भी तरह की रुकावट मना है, लेकिन इस एग्जाम में टीम प्ले या ग्रुप्स की इजाजत है। साथ ही पास होने के लिए हर एक आदमी को 10 फूल पूरे करने होंगे। सुपरवाइजर के मुताबिक बड़े ग्रुप्स बनाना असल में नुकसानदेह हो सकता है। मकसद पूरा करने की समय सीमा सूरज डूबने तक है। आखिर में एग्जामिनर बीच में आता है और बताता है कि हर उम्मीदवार को एक बैज दिया जाएगा, और उसे तोड़ने पर एक एग्जामिनर को उन्हें बचाने का सिग्नल मिलेगा। लेकिन बैज तोड़ने से तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी। एग्जाम तुरंत शुरू होता है। उन्हें जंगल में घुसने और काम को तुरंत पूरा करने को कहा जाता है। कुछ दिखावे वाले खास लोग यहाँ रिश्ते बना रहे हैं, जबकि दूसरे लोग अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं। हमारे लड़के को अकेला छोड़कर, जिसके पास टीम बनाने के लिए कोई नहीं है। लेकिन यह अच्छी बात है, वैन शुरू से ही अकेला रहना चाहता है। वह आगे बढ़ता है लेने के लिए बैज, लेकिन सुपरवाइजर उसे गौर से देखता है। वह लड़के को उसका बैज देता है, वैन को जंगल में जाने देता है। उसके पीछे एक लड़का भी है। खैर, वैन डरता नहीं है और शुरू से ही लड़ाई चाहता है।
इसलिए वह एक ऐसे जानवर का सामना करता है जिसमें मीडियम मैजिक की ताकत है। सीधे शब्दों में माना वाले जानवरों को मैजिक बीस्ट्स कहते हैं। उनकी शारीरिक क्षमता इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है और उनसे निपटना अक्सर इंसान से ज्यादा मुश्किल होता है। वह जानवर हमारे लड़के पर हमला करता है, जिसे याद आता है कि जब से वह कातिल बना है उसके मेन निशाने इंसान ही रहे हैं। इसका मतलब है कि उसने बहुत वक्त से किसी जानवर का सामना नहीं किया है और अब जो जानवर उस पर कूद रहा है, मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे यह कहना पड़ेगा, लेकिन कातिल उसे सीधे एक योद्धा की तरह मुक्का मारता है। यह सब उस मैजिक बीस्ट को मारने वाली कला की वजह से है जो उसे आती है। यह मुझे सुकूना हाइनीरा के मीम्स की याद दिलाता है जो मौके पर टेक्निक्स बना लेते हैं। खैर, यह मूव एक आदमी की ताकत को एक ही जोरदार वार में इकट्ठा करता है। इससे पैदा होने वाला असर किसी भी जानवर के शरीर में घुस जाता है। आमतौर पर इसे लगाना मुश्किल होता है, लेकिन मैजिक बीस्ट्स के लिए जो जोश में काम करते हैं, यह उन्हें एक ही वार में खत्म करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। जानवर मर जाता है, लड़के के सामने गिर जाता है, जबकि वैन को याद आता है कि जब वह कातिल था तब भी उसे मैजिक बीस्ट्स का सामना करना पड़ता था और उन्हें ऐसे ही मार गिराना सीखना पड़ता था। वैसे उसे यह भी पता है कि उसका पीछा करने वाला उसे देख रहा है, लेकिन वह दिखाता है कि उसे कोई परवाह नहीं है और बस आगे बढ़ जाता है। असल में वह दो लड़के निकले जिन्हें यकीन नहीं होता कि ऐसा लड़का भी हो सकता है। यह मानने से इनकार करते हुए कि उसने जानवर को सिर्फ ताकत से मारा, वह सोचने लगते हैं कि उसने जरूर जहर इस्तेमाल किया होगा, एक सस्ता तरीका जो उनके खिलाफ काम नहीं करेगा। साथ ही उसका दोस्त उसे याद दिलाता है कि दूसरे एप्लीकेंट्स के काम में दखल देना मना है। लेकिन सच्चाई में उम्मीदवार सोचते हैं कि यह बस एक धोखा है, क्योंकि कोई भी गरुड़ा को एग्जाम पास करते हुए नहीं देखना चाहता। सिर्फ यही नहीं, वैन ने प्रिंस का अपमान किया था, इसलिए यह लड़का सोचता है कि उसे मारने से उस पर कभी इल्जाम नहीं आएगा। इस लड़के के पास लाइट यागामी जैसा बहाना है और यामचा जैसा IQ। वैसे अगले सीन में हम सुपरवाइजर को देखते हैं। एक बड़े सेल में ले जाया जाता है। आदमी चाबी मांगता है, जबकि गार्ड्स पूछते हैं कि जो वह करने वाला है क्या वह ठीक है, उन्हें यकीन दिलाते हुए कि जानवर मैजिक से कंट्रोल किया जाता है। वह घटिया आदमी उसका निशाना उस लड़के को बनाना चाहता है जो एंट्रेंस एग्जाम में घुस आया है, ताकि उसे चीर फाड़ दे। वह सब गरुड़ा लड़के को मारना चाहते हैं। आखिर रिकमेंडेशन वाले उम्मीदवारों को वापस भेजना उनके लिए नामुमकिन है, लेकिन अगर एक गरुड़ा एग्जाम पास कर लेता है तो यह उनकी एकेडमी की इज्जत को बर्बाद कर देगा। यह कहते हुए कि गरुड़ा का नसीब हमेशा बुरा होता है, वह आदमी अपने काम को आगे बढ़ाता है। तब भी गार्ड कहता है कि दूसरे उम्मीदवार भी जानवर की वजह से खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन सुपरवाइजर सोचता है कि यह ठीक है क्योंकि वैन अकेला दिखा है। इसका मतलब है कि कोई भी उम्मीदवार उसके पास नहीं जाना चाहिए। चाबी के साथ वह दरवाजा खोलता है, जानवर पर चिल्लाते हुए कि जाओ और उस गंदे गरुड़ा को मार दो ताकि उनकी एकेडमी की विरासत बची रहे। सीन पर्पल बालों वाले एग्जामिनर पर आता है, जो महसूस करता है कि इस साल के एग्जाम में कुछ गलत है। सुपरवाइजर उसके पास वापस आता है, कोई अजीब खबर पूछता है, जबकि एग्जामिनर बताता है कि अभी सब ठीक है। वह पूछता है कि यह आदमी कहाँ गया था, जबकि वह आदमी आमतौर पर कहता है कि वह बस तैयारी कर रहा था। उसकी बुरी शक्ल ऐसी है जो जवान लड़का तुरंत देख लेता है और महसूस करता है कि कुछ गलत है। वापस वैन पर हमारा लड़का जंगल के अंदर के हिस्से में पहुंच जाता है। ऐसे फूल ढूंढता है जो उसे बताए गए थे। वह खूबसूरत हेवंस टीयर फ्लावर्स हैं। उसे बस एक तोड़ना है और वापस आना है, लेकिन इससे पहले कि वह यह कर पाता, वह पीछा करने वालों को कहता है कि बस अब बाहर आ जाओ। दोनों लड़के हैरान हैं कि उसने अब तक उनकी हरकतों पर नजर रखी है। वैन का मजाक उड़ाते हैं कि उसकी कुत्ते जैसी नाक है। गुस्से में आने की कोशिश को नकारते हुए हमारा लड़का जवाब देता है कि वह बस पीछे से हमला करने वाले कायरों का आदी है। मजेदार बात यह है कि लड़के को एहसास होता है कि वह ऐसी बात कह भी नहीं सकता, क्योंकि वह खुद एक कातिल है जो यही तरीका इस्तेमाल करता है। दोनों लड़के उसे ताना मारते हैं कि उसका एकेडमी में कोई जगह नहीं है जिसे वह अपनी मर्जी से साबित करेंगे। वैन उनकी बेकार की बातों को गलत बताता है और कहता है कि असली वजह यह है कि वह अपनी घटिया इज्जत का बदला लेना चाहते हैं। एक मुद्रा बनाते हुए हमारा हीरो उन्हें यकीन दिलाता है कि वह इन लड़कों की इज्जत को सीधे बाहर निकाल देगा। गुस्से में आकर दोनों लड़के एक एक स्पेल बनाते हैं, उस पर हमला करने की तैयारी करते हैं। खतरे को पहचानते हुए वैन देखता है कि उनमें से एक मेज है और दूसरा मैजिक सोर्ड्समैन। वह सोचता है कि उनसे कैसे निपटे, क्योंकि लड़ाई के तरीके आमतौर पर 3 मेन टाइप्स में बांटे होते हैं। पहला सबसे आम है स्पेल कास्टिंग मेजेस, और दूसरा टाइप हथियारों में माना भरने वाला है, उन्हें ब्लेड मेजेस कहते हैं। आखिर में तीसरा टाइप शरीर को ताकतवर बनाने वाला है, उन्हें मोनोफिस्ट्स कहते हैं। एक टीम में 2 अलग अलग तरीकों का काम करना आमतौर पर असरदार माना जाता है, क्योंकि यह हर एक की कमजोरियों को संतुलित करता है। एक लड़के के चेहरे के भाव पढ़ते हुए वैन महसूस करता है कि उनके पास मरने का कोई अनुभव नहीं होगा, लेकिन वह अब भी उसकी जान के पीछे पड़े हैं, भले ही वैन इन लोगों को मारना नहीं चाहता। बात यह है कि अगर कोई गरुड़ा जैसा मर जाता है तो किसी को परवाह नहीं होगी और एकेडमी इसे किसी हादसे का नाम दे देगी, लेकिन अगर किसी अमीर के बच्चे की मौत हो जाती है,
उनका घराना कातिल को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा, शायद पूरे गरुड़ा को अलग से बदले के तौर पर धमकी देगा। इस देश के अमीर लोगों से निपटना बहुत मुश्किल है। उन्होंने जंग लड़कर अपनी जमीन हासिल की है, इसलिए वह लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हमारा लड़का इस बार उस रास्ते पर नहीं चलना चाहता, क्योंकि वह रोशनी में रहना चाहता है। इसलिए वह लड़ाई में कोई जानलेवा टेक्निक इस्तेमाल नहीं करेगा और इसके बजाय उनकी हिम्मत तोड़ देगा, उन्हें हार मानने पर मजबूर करेगा। उसकी पक्की नजर लड़कों को परेशान करती है, खासकर बोलकट हे, जो अपना ताकतवर जरविंडोस छोड़ता है, स्पेल हमारे लड़के के खिलाफ हवा की लहरें भेजने के लिए। भले ही वैन हमले से बच जाता है, उसे फिर भी हल्का सा कट लग जाता है। लड़का उसकी तारीफ करता है कि वह तेज है क्योंकि उसने अभी एक जानलेवा वार किया था। हमारे लड़के के पास विंड स्लैश पर ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, जबकि वह अमीर लड़का उसे अपनी फैमिली की खास अदृश्य ब्लेड टेक्निक पर एक और 12 पेज का लेख सुनाने लगता है। दूसरे शब्दों में, यह सुकुना के क्लीव और डिसमेंटल जैसा है, क्योंकि आप उन हमलों को देख नहीं सकते। लड़का अपनी जीत मान लेता है और गरुड़ा को घुटनों पर आकर भीख मांगने को कहता है, लेकिन वैन इसे एक बहुत ही बेकार समर स्पेल कहता है। वह सोचता है कि क्या हाउस वाल्ट्रेक हवा देने में माहिर है, जो मुझे कहना पड़ेगा एक करियर खत्म करने वाला ताना है। लड़के ने इसे उसके अपने स्पेल से भी ज्यादा बुरी तरह काटा। उसे जुरविंडे टेम्पेस्ट नाम की एक बड़ी टेक्निक इस्तेमाल करने पर उकसाता है। अब इस हमले की रेंज ज्यादा है और यह जंगल को चीर देता है, लेकिन वैन तेज है, अदृश्य हमलों से बचने में कामयाब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वैन टेक्निक को देख सकता है, नहीं, वह बस किसी के मरने के इरादे को पहचानने और उसके मुताबिक का जवाब देने में बहुत तेज है। अपने निशाने से टकराते हुए वैन एक जोरदार पेट में मुक्का मारता है। इस आदमी को कई दिनों के लिए असलियत का एहसास दिलाता है। उसे सुला देने के बाद दूसरा लड़का, एक मैजिक सोर्ड्समैन, बड़ा बनने की कोशिश करता है। वह अपने दुश्मन की तरफ बढ़ता है। वैन तुरंत उसके हाथ को देखता है और महसूस करता है कि वह किस तरह का लड़ाकू है, क्योंकि जब तक वह तलवार से बचता है, यह किसी भी दूसरे हथियार जैसा है। सिवाय इसके, यह भी सबसे आसान काम नहीं है, क्योंकि हथियार की नोक अकेले एक आम वार से कई गुना तेज चलती है। लेकिन हमारे लड़के के पास बिजली जैसी तेज रिफ्लेक्सेस हैं। वह अंदर घुसकर अपने दुश्मन का हाथ पकड़ लेता है, बजाय तलवार से लड़ने के। आगे वह समझदारी से बाजू को मोड़ता है, लड़के को हिलाता है, उससे पहले कि एक जानलेवा कराटे चॉप मारता है, उसे गिराने के लिए। दूसरा लड़का वापस खड़ा हो जाता है। वैन उसे हिम्मत देता है कि वह एक बार और आकर कोशिश करे, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो वह खुद को रोकना छोड़ देगा। लड़का हाथ उठाकर हार मानना चाहता है, लड़ाई न जारी रखने की भीख मांगता है। अचानक हमारा लड़का पास में एक ताकतवर मौजूदगी महसूस करता है। उसकी अंदर की आवाज उसे बता रही है कि चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हैं, और दूसरों के लिए चिंता दिखाते हुए वह उनसे जल्दी से वहां से निकलने की भीख मांगता है। उसके सामने एक लाल रंग में डूबा हुआ जानवर आता है, एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर जो उन्हें वहीं रोक देता है। बस एक वार से वह उन तीनों को हवा में उछाल देता है, जिससे वह नीचे गिरते हैं। वैन सोचता है कि यह सब क्या हुआ। उसका चेहरा डर दिखाता है। आने वाले हेलबोर पर एक खतरनाक हाई रैंकिंग मॉन्स्टर जो इस जंगल में होना ही नहीं चाहिए, वह सुअर उन्हें एक बार फिर टकराने वाला है। हेलबोर्ड्स को आमतौर पर कर्स्ड फैंग्स के नाम से जाना जाता है। उनके माना से भरे हमले सीज मैजिक जितने ताकतवर होते हैं। दूसरे शब्दों में, कुछ वार और आप मर जाएंगे। वैन जानता है कि यह एक खतरनाक लड़ाई है और दूसरे दो को भागने को कहता है। उनमें से एक उसकी बात मान लेता है, लेकिन घुंघराले बालों वाला भागने से मना कर देता है, हमारे लड़के को हैरान करते हुए। और नहीं, यह इसलिए नहीं कि यह आदमी बहादुर है या कुछ और, उसका पैर बस हमले की वजह से टूट गया है, इसलिए वह खड़ा भी नहीं हो सकता। वैन घायल लड़के पर ध्यान देने में इतना बिजी है कि उस मॉन्स्टर पर नहीं जो उसके सामने हमला कर रहा है। चीजें उलझ गई हैं क्योंकि उसके पास लड़के को उठाकर भागने का भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हेलबोर उन्हें पकड़ लेगा, खासकर जब उनकी आदत होती है निशाना बनाए हुए शिकार का पीछा करना। दूसरा ऑप्शन है बैज तोड़कर एग्जामिनर को बुलाना, लेकिन तब मदद आने में भी वक्त लगेगा। बुरे पैर वाला लड़का सोचता है कि वह आगे बढ़ने के लायक नहीं है, अपने दोस्त को जाने को कहता है। वाल्ट्रेक फैमिली के एक सदस्य के रूप में अपनी इज्जत आखिर तक बनाए रखते हुए लड़का इसे खुद ही संभालना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त अपने साथी को छोड़ने से मना कर देता है और सोचता है कि ऐसा करने से उसके अपने अमीर घराने की बदनामी होगी, जबकि यह नेपो बेबीज भाईचारे के लिए लड़ रहे हैं। वैन को अजीब लगता है, फिर भी वह उन्हें कहता है कि तब तक बैज तोड़ दो, वह हेलबोर को बिजी रखेगा। एक लड़का फेल नहीं होना चाहता और इल्जाम अपनी फैमिली पर नहीं आने देना चाहता। असल में दोनों लड़के यही सोचते हैं, और गिरने के बजाय वह अपने पैरों पर मरने चाहते हैं, अपनी मैजिक से लड़ते हुए। ये बेवकूफ और उनकी सस्ती वेजिटा लेवल की इज्जत वैन को परेशान कर रही है। वह उन पर चिल्लाता है कि अगर वह सच में लड़ने आए हैं तो उन्हें इस लड़ाई को जीतने के लिए लड़ना होगा, क्योंकि यही एक अमीर की असली इज्जत होगी। उसकी बात समझने के बजाय वह उसे गरुड़ा कहते रहते हैं। खैर, हेलबोर उन्हें इतनी देर तक बात करने देकर जरूर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, लेकिन हम आखिर में उस मॉन्स्टर पर वापस आते हैं जो उनसे कुछ ही इंच दूर है उन्हें टकराने के लिए। सुपरवाइजर आराम कर रहा है, जानता है कि आखिर में मेन इवेंट का वक्त आ गया है। उसकी बातों पर हैरान होकर एग्जामिनर पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है।
वह बदसूरत अंकल ज्यादा बताने से मना कर देता है और टॉपिक बदलकर पूछता है कि क्या किसी ने अभी तक मदद के लिए बुलाया है, लेकिन कोई निशान नहीं मिले हैं। हाल ही में सब शांत रहा है। यह इस आदमी को और खुश करता है क्योंकि वह सोचता है कि गरुड़ा इतना बुरी तरह कुचल गया कि वह मदद के लिए बुला भी नहीं पाया। उम्मीदवारों के बारे में बात यह है कि टेस्ट के शुरू में उन सबका सारा सामान ले लिया गया था। इस आदमी को बस जाकर वैन का बैकपैक लाना था, उससे पहले कि उसे हेलबोर के सामने दिखाता, जिससे मैजिकल बीस्ट उसी खुशबू को निशाना बना सके। इतनी आसान शुरुआत देने के बाद वह सोचता है कि लड़के के लिए गेम ओवर है और बस रिपोर्ट बची है लड़के की मौत की तस्दीक करने के लिए। लड़का चुपचाप हंस रहा है, सोच रहा है कि वह यहाँ ऐसे हेरा फेरी कर रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड हो, जबकि एग्जामिनर सोच रहा है कि ये आदमी किस बारे में बात कर रहा है। वापस हेलबोर के खिलाफ लड़ाई पर वह हावी होने वाला हाई लेवल जानवर अभी भी किसी तरह अपने निशाने से दूर है। तीनों लड़ाकू उसे रोकने के लिए तैयार हैं। वैन उनकी रणनीति बना रहा है, वह पहला हमला करेगा ताकि दूसरे उसका फायदा उठा सकें। लेकिन घमंडी नेपो बेबीज उसके ऑर्डर सुनना नहीं चाहते। खैर, उन्हें जल्दी सुनना पड़ेगा क्योंकि हेलबोर अपना हमला शुरू करने वाला है। हमला करने का मौका देखकर वैन तेज गति से निकलता है, अपने निशाने की कमजोर जगह को ढूंढते हुए, और एक कोलैप्स स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है ताकि जानवर लड़खड़ा जाए। ये इतना भारी वार है कि दूसरे लोग प्रभावित हो जाते हैं। रेट्रीब्यूशन एक टेक्निक है जो एक ऐसे पॉइंट को ढूंढती है जिससे दुश्मन का अगला हमला शुरू हो। दूसरे शब्दों में, अगर हेलबोर जैसा 4 पैरों वाला जानवर चलता है तो वह आमतौर पर पहले अपना सर हिलाता है। वैन ने इस बात का फायदा उठाया और उस पल में एक घुसने वाला वार किया। साथ ही उसका हमला कामयाब नहीं होता। मैजिक बीस्ट को मारने के लिए काफी नहीं, भले ही उसके पास वही मार्शल आर्ट्स स्किल्स हैं। 10 साल की जो फिजिक और ताकत उसने बनाई थी वह अब वैसी नहीं है। इसका मतलब है कि उसके लिए हाई लेवल मॉन्स्टर्स को एक ही वार में हराना मुश्किल है। इसके बजाय वह अपने साथियों को तुरंत हमला करने को कहता है, जिससे हवा वाला अमीर लड़का अपने और कटर स्ट्राइक्स छोड़ता है। वही बात दूसरे के लिए भी है, जो अपनी मैजिक तलवार का इस्तेमाल करता है जानवर की खाल काटने की कोशिश करने के लिए, लेकिन उसकी तलवार घुस भी नहीं पाती। यह एक पत्थर की दीवार से टकराने जैसा है। उनके सब हमले बेकार हैं और सिर्फ मैजिक बीस्ट को गुस्सा दिलाते हैं। आगे क्या होने वाला है महसूस करते हुए वैन सबको नीचे झुकने का ऑर्डर देता है, क्योंकि यह मोटा जानवर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, सब कुछ अपने रास्ते में कुचलने के लिए। खुशकिस्मती से हमारे लड़के हमले से बच गए। उनमें से किसी को भी सीधा वार नहीं लगा, यहाँ तक कि अमीर लड़कों को भी नहीं। वैन उन्हें जिंदा देखकर बस खुश है। भले ही एक अमीर लड़का कहता है कि उसने हवा की मैजिक का इस्तेमाल करके हेलबोर की दिशा बदल दी, यही एक वजह है जिससे वह जानलेवा वार से बचे। बदकिस्मती से मैजिक सोर्ड्समैन पूरी तरह बेकार है, लेकिन वैन उन्हें हार मानने नहीं देना चाहता। सोचता है कि उन्हें एक बार और कोशिश करनी चाहिए। पहले तो यह मौत की इच्छा जैसा लगता है, लेकिन हमारा लड़का उन्हें यकीन दिलाता है कि अगले वार में वह इस मोटे सुअर को सीधे नरक में भेज देगा। वाल्टर एक अमीर लड़का सोचता है कि वह पागल हो गया है क्योंकि वह तो मॉन्स्टर की मैजिक प्रोटेक्शन को चीर भी नहीं पाए थे। उसे काम की सलाह देते हुए वैन उसे पत्थरों का इस्तेमाल करने को कहता है ताकि वही टेक्निक की जानलेवा ताकत बढ़ सके। काटना हमेशा काम करेगा, लेकिन चुभोना शायद। एक ही पॉइंट पर फोकस करते हुए, उसकी सलाह मानते हुए, वह वैन से पूछता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी की हालत देखकर साफ है कि वह जानवर को हरा नहीं सकते, तीनों के मिलकर हमले से भी नहीं। अमीर लड़का सोचता है कि उसे चारा बनाना ज्यादा सही होगा, इसलिए वैन फिर से कोशिश करने पर जोर दे रहा है ताकि वह अपना भागने का प्लान बना सके। ये साफ है कि बुरे पैर वाले लड़के को पीछे छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमारे राजा में एक कमाल की औरा है, वह छोटे बदले में यकीन नहीं रखता। लड़का कहता है कि उसका असली मकसद है कि उसकी फैमिली और गरुड़ा लोग राज्य में बराबर माने जाएं। ऐसा मकसद पूरा करने के लिए वह खुद को अपने साथियों को छोड़कर भागने की इजाजत नहीं दे सकता। उसे यह बातें कहते और उसका साथ देने के लिए खड़े होते देखकर उस घटिया अमीर लड़के को याद आता है कि उसने इस आदमी के साथ इतने वक्त तक कैसा बर्ताव किया। अपने ही बर्ताव से खुद को घिन आती है। वापस हमारे हेलबोर की तरफ यह तीसरी बार हमला करने आ रहा है। वैन जोर से चिल्लाता है कि वह एक और हमला करे। हेलबोर पूरी रफ्तार से उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। विंड नोबल ब्लेड डांस वेज को एक्टिवेट करता है, अपनी हवा को खोलता है ताकि टुकड़े निकल सकें। इस हमले को ब्लैक डस्ट स्काई रेंट कहते हैं, जो कचरा इकट्ठा करता है और उसे मैजिक बीस्ट पर फेंकता है। वह बड़े लेवल का बीस्ट साफ साफ जख्मी हो रहा है, वह हमलों का सामना नहीं कर पा रहा। हमारे लड़के को मौका मिलता है कि वह आगे बढ़े और इस मौके का फायदा उठाए। वैन बीस्ट पर कूदता है और सीधा उसके सर पर निशाना लगाता है और उसे पकड़ लेता है। इंसान से अलग 4 पैर वाले बीस्ट्स के कंधे की हड्डी आमतौर पर उनकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी नहीं होती। इस वजह से उनके आगे के पैरों में बहुत ज्यादा लचक और हरकत होती है, लेकिन इससे अचानक ताकत के खिलाफ एक कमजोरी भी पैदा होती है। वैन अपनी गूकी कंबाइन टेक्निक नंबर 10 का इस्तेमाल करता है, मॉन्स्टर को जमीन पर पटक देता है। अगला, वह मैजिक सोर्ड्समैन को जल्दी से उसे छेदने का हुक्म देता है, दिल पर हमला करने के लिए जो बिल्कुल नीचे है। मैजिक सोर्ड वाला लड़का अब अपना शानदार पल जीने वाला है। वह देखकर हिचकिचाता है जब बीस्ट सीधा उसकी तरफ देखता है, लेकिन अपनी भावनाओं के बावजूद वह एक जानलेवा वार करता है।
और छुरा घुसाने में कामयाब हो जाता है। वैन और दूसरा नोबल खुशी मनाते हैं। जैसे ही तलवार हेलबोर के शरीर में जाती है और दिल को निशाना बनाती है, वह बीस्ट को खत्म करने ही वाला है, लेकिन वह अचानक एक आखिरी पल की ताकत से उठ खड़ा होता है, सब कुछ हवा में उड़ा देता है। इसे कर्स ब्रेक का जादू कहते हैं और सिर्फ कुछ ही मैजिक बीस्ट्स के पास ऐसी खास ताकत होती है। हेलबोर की दहाड़ माना से भरी हुई है, जिससे आसपास की हर चीज धमाके से उड़ जाती है। सोर्ड नोबल खून थूकता है, उसके अंदर के अंग अंदरूनी चोट की वजह से फट गए हैं। हेलबोर वापस हमला कर रहा है और लगता है कि वह यह लड़ाई जीत जाएगा, जबकि वह लड़का डर से देखता है, अपनी बुरी किस्मत को मान लेता है। तभी अचानक वैन आगे बढ़ता है और अपने शरीर से पूरे हमले का बोझ रोकता है, एक फ्यूजन टेक्निक जिसे लांस स्पिराले कहते हैं। ये हमले को जमीन की तरफ मोड़ देता है और उसे इस्तेमाल करने वाले के चारों तरफ घुमाता है। परेशान और गुस्से में बोर अपने हमले में और ताकत लगाता है, जिससे वैन के लिए उसे मोड़ना मुश्किल हो जाता है। घिरकर वह सोचता है कि क्या उसे अपना आखिरी दांव इस्तेमाल करना पड़ेगा, और भले ही इससे उसके शरीर को खतरा हो, फिर भी यह मौत से बचने का उनका एक ही मौका है। लेकिन पहले वह दूसरे लड़के को भाग जाने को कहता है और वह लड़का भी जल्दी से लड़ाई की जगह से भाग जाता है। अब जब वह अकेले रह गए हैं, वैन पूरी कोशिश करता है ताकत को रोकने की, लेकिन हेलबोर उसे सीधा पास के पेड़ पर फेंक देता है, उसे कुचल देता है। बुरे पैर वाला लड़का उसकी मदद के लिए उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का उसे पीछे रहने का हुक्म देता है। हेलबोर भी वैन को मारने के लिए हमला करता है, अब जब वह गिर गया है। कुल मिलाकर यह एक मुश्किल पल है और लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। अचानक पहले वाला असैसिन जादू पड़ता है, एक खास लड़ाई की आवाज। अपनी सारी सीमाओं को तोड़ते हुए वह जीव अचानक एक लंबी दूरी के वार से टकराता है, उसे एक तरफ गिरा देता है। यह अचानक हमला एक जादुई स्पेल है। वैन इसे बहुत अच्छे से जानता है और हमला करने वाले को घूरता है। किस्मत का खेल, ये हाइंस है, खुद राजकुमार उन्हें बचाने आया है। दूसरे नोबल्स जल्दी से उसकी देखभाल करते हैं और उसे तुरंत जाने को कहते हैं, लेकिन हाइंस ऐसा करने से मना कर देता है, यह मानते हुए कि अपने लोगों की रक्षा करना शाही परिवार का फर्ज है। उसकी बातों से बड़े लोगों का हौसला बढ़ गया, लेकिन हमारा लड़का जानता है कि उसकी बातें पूरी तरह झूठ हैं। वह कहते वह हमेशा इनका इस्तेमाल दूसरों को मनाने के लिए करता है, फिर उन लोगों को सीधा मौत के मुंह में भेज देता है। हाइंस नोबल्स के साथ बहुत दोस्ती दिखाता है, यह सोचकर कि साथ मिलकर काम करना ही उस जीव को मारने के लिए काफी है। लेकिन वैन ने काफी सुन लिया है और उसके मुंह पर नहीं बोल देता है। यह जवाब राजकुमार को हैरान कर देता है, जो पूछता है कि वह क्या चाहता है। वैन फिर से नहीं कहता है, राजकुमार की मदद लेने से मना कर देता है। दूसरे नोबल्स उस पर चिल्लाते हैं क्योंकि उसने राजकुमार के खिलाफ बुरी बातें कही, उसी आदमी के खिलाफ जिसने अभी उनकी जान बचाई थी। लेकिन वैन की अलग राय है, वह कहता है कि अगर उसे रोका न जाता तो वह मॉन्स्टर को खत्म कर चुका होता। उसकी बातें उन्हें घमंडी और उकसाने वाली लगती हैं। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई गेमर हारने के बाद गेम में बकवास करता है। हाइंस वैन को अकेले हेलबोर का सामना करते हुए देखता है। वह कूल लड़का राजकुमार को पीछे बैठकर देखने का हुक्म भी देता है, क्योंकि वह सब कुछ खुद ही संभाल लेगा। हेलबोर फिर से पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है। राल्फ बस एक और साफ वार करने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन वैन उन्हें दूर रहने को कहता है क्योंकि लापरवाही से हमला करना उनकी अपनी मौत का कारण बनेगा। वाल्ट्रेक लड़का भी एक और वार नहीं झेल सकता, वह सब अपनी आखिरी सांसों पर हैं। वैन उन्हें तैयार रहने और उसके इशारे का इंतजार करने का हुक्म देता है। हाइंस को थोड़ा गुस्सा आता है, जो हैरानी से देखता है। अब वक्त आ गया है। वैन इशारा करता है कि उन्हें अब मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। वह सबसे पहले हमला करता है, बीस्ट का सीधा सामना करता है। पिछली बार उसने अपना दिमाग खो दिया था, लेकिन इस बार वह आखिरी दांव वाली टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेगा और लड़ाई को सोच समझकर लड़ेगा। पिछली बार की तरह हेलबोर उस पर झपटता है, लेकिन हमारा लड़का एक तेज ऊपर उठने वाले वार से जवाब देता है। 3 हमले पहले ही नाकाम होने के बाद वह बीस्ट उन्हें सच में काबिल दुश्मन समझने लगा, इसलिए हेलबोर हर वार में ज्यादा एहतियात से हमला करने लगा। यह जानते हुए कि यह एक धोखा देने वाला वार है, वैन हरकत में आता है। खुश है कि वह हमले को सुरक्षित रूप से रोक सकता है क्योंकि मॉन्स्टर अब ज्यादा लालच नहीं कर रहा। हेलबोर दहाड़ता है और कोशिश करता है उसे अपने दांतों से पटकने की, लेकिन वैन ध्यान से अपने शरीर को ऐसे घुमाता है कि वह हर हमले से बच जाता है। दूसरे नोबल्स और हाइंस भी हैरान है कि उसके पास इतनी रफ्तार है बिना जादू का इस्तेमाल किए, जबकि हेलबोर को वैन से एक और भारी वार मिलता है, जो जीतने के लिए ध्यान से अपने शरीर का संतुलन बना रहा है। यह एक ऐसी बेहतरीन टेक्निक है जो हाइंस ने सिर्फ बड़े लेवल के मेजेस को करते हुए देखी है। लड़ाई वैन के साथ जारी रहती है। हेलबोर के शरीर पर जितनी बार हो सके हमला करता है और उसके सर को निशाना बनाता है। फिर भी उसके कोई भी हमले मॉन्स्टर को पूरी तरह गिराने के लिए काफी नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि वैन के पास अपने हमलों को बढ़ाने के लिए कोई जादुई ताकत नहीं है। इस बीस्ट के लिए उसके मुक्के सिर्फ कुछ हल्के वार हैं, इसलिए हेलबोर का हौसला बढ़ रहा है। हाइंस सोचता है कि यह बुरी बात है, लेकिन हमारा लड़का असल में यही चाहता है। वह बीस्ट को इतना परेशान करना चाहता है कि वह गलती करे, अपनी खास दहाड़ने की ताकत को एक्टिवेट करे। वैन आखिरकार देख सकता है वही रोर ब्रेकर हमला जो फटने वाला है। यहीं पर वह विंड यूजर को अपना स्पेल छोड़ने का हुक्म देता है, इसलिए नोबल एक बार फिर रेंडिंग स्काई को एक्टिवेट करता है।
अपनी सारी हवा मॉन्स्टर के मुंह के अंदर डाल देता है। इससे बीस्ट के सांस लेने के रास्ते बंद हो जाते हैं और उसका अपना हमला उसके मुंह के अंदर ही फट जाता है, जमीन पर चकराया हुआ। वैन इस मौके का फायदा उठाता है और सीधा मॉन्स्टर के सामने उतरता है। फिर वह अपने हाथों को पास लाता है और डॉपलगैंगर को ट्रिगर करता है, एक गुप्त चाल अपनी खुद की शॉकवेव बनाने के लिए। यह वार दोनों तरफ से शॉकवेव्स निकालता है, जिसका मकसद बीस्ट की खोपड़ी को अंदर से कुचलना है। इस बार हमला बिल्कुल सही लगता है और मॉन्स्टर आखिरकार गिर जाता है। अब जब जादुई दीवार चली गई है, वैन तुरंत नोबल लड़के पर चिल्लाता है। उसे कहता है कि यह लाइमलाइट लेने का सबसे अच्छा मौका है। नोबल लड़का बिना हिचकिचाए जवाब देता है और आगे बढ़ता है, चीरते हुए बोर के सर में, और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। विंड मैजिक वाला लड़का अपनी हैरानी रोक नहीं पाता, कहता है कि यह कितनी पागलपन वाली बात है कि उन्होंने किसी तरह एक हेल्स बोर को हरा दिया। इसी बीच वैन धीरे से अपने पैरों पर खड़ा होता है और नोबल लड़के के पास जाता है, उसे हाथ देता है। वह पूछता है कि क्या वह ठीक है और क्या वह अभी भी खड़ा हो सकता है। उस पल के लिए नोबल लड़का अपनी आम भेदभाव भूल जाता है और हमारे लड़के का हाथ पकड़कर खुद को खड़ा करता है। जब वह शिकायत करता है कि उसकी पूरी बॉडी उस सोनिक वेव से टूटने वाली थी, वैन शांति से समझाता है कि वह हमला जादू से भरा हुआ था, इसलिए उसने उसका संतुलन इतना खराब कर दिया। पहले वाला असैसिन फिर उसे अगली बार अपने कान ढकने की सलाह देता है, कहता है कि ऐसा करने से असर बहुत कम हो जाएगा। नोबल लड़का हल्की सी मुस्कुराहट देता है और कहता है कि वह इस बात का ध्यान रखेगा, भले ही वह मानता है कि वह चाहेगा कि उसे फिर कभी हेल्स बोर का सामना न करना पड़े। एक बार जब वह मॉन्स्टर से निपट लेते हैं, वैन अपना ध्यान उन फूलों की तरफ करता है जो उन्हें एग्जाम पास करने के लिए इकट्ठा करने थे, लेकिन पता चलता है कि सिर्फ 2 हेवंस टीयर फूल बचे हैं। यह बात तुरंत हमारे हीरो को याद दिलाती है जो एग्जामिनर ने पहले कहा था कि जब बहुत ज्यादा लोग साथ काम करते हैं तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं। थोड़ी सी घबराहट उसके अंदर आ जाती है जब वह सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, यह जानते हुए कि और ढूंढने का वक्त नहीं बचा है, इससे पहले कि वह कोई प्लान बना पाए। विंड मैजिक वाला लड़का जल्दी से आगे बढ़ता है और बिना हिचकिचाए दोनों फूल पकड़ लेता है। फिर वह राजकुमार हाइंस के पास जाता है और इज्जत से उन्हें एक फूल देता है और राजकुमार शांत भाव से उसे स्वीकार करते हैं, बदले में शुक्रिया कहते हैं। यह देखकर हमारा लड़का नोबल लड़के का मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाता, कहता है कि उसने बस एक फूल ऐसे आदमी को दे दिया जो सिर्फ वहां खड़ा देख रहा था। वह यह भी कहता है कि यह लगभग किसी रिश्वत जैसा लगता है। नोबल लड़का तुरंत चिढ़ जाता है और जवाब देता है, कहता है कि यह तो बस एक वफादार सेवक का फर्ज है। लेकिन जब वह मुड़ता है और दूसरा फूल वैन की तरफ लाता है तो हमारा लड़का सच में हैरान रह जाता है। वह साफ साफ ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं कर रहा था। एक पल के लिए वह बस वहां खड़ा रहता है, समझ नहीं पाता, और यह भी पूछता है कि क्या नोबल लड़के ने गलती से दे दिया। नोबल लड़का शांति से जवाब देता है कि उसने जानबूझकर किया, कहता है कि वह बस एहसान चुकाना चाहता था क्योंकि वह किसी डर्ट बॉन्ड का कोई एहसान नहीं रखना चाहता। इसके अलावा वह वैन को कहता है कि उसे विंड्यूजर कहना बंद करे, उसे याद दिलाता है कि उसका असल में एक सही नाम है। वह अपना परिचय फॉल्क के रूप में देता है, जबकि दूसरा नोबल लड़का भी आगे बढ़ता है और अपना परिचय रैल्फ के रूप में देता है। वैन भी उसी तरह जवाब देता है, अपना नाम बताता है और दोनों तरफ के लोग थोड़ी देर के लिए हाथ मिलाते हैं। जैसे ही हमारा लड़का कहता है कि अगर वह दोनों एग्जाम में फेल हो गए तो शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे, राजकुमार अचानक उन्हें रोकता है और एक पल रुकने को कहता है। फिर कुछ ऐसे फूल उठाता है जो पहले ही मुरझा चुके थे और अपने लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है उन्हें फिर से खिलाने के लिए। जिस पल फूलों की पंखुड़ियां अपना रंग वापस पाती हैं, नोबल लड़के हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखें चमक उठती हैं जब वह कहते हैं कि राजकुमार से ऐसा शानदार काम देखकर वह कितना सम्मानित महसूस करते हैं। हमारा लड़का लेकिन उस पल को बीच में ही काट देता है और उन्हें याद दिलाता है कि सूरज डूबने वाला है और उन्हें जल्दी वापस जाना होगा। फॉल्क तुरंत जवाब देता है, उसे कहता है कि उन्हें हुक्म देना बंद करे, खासकर जब राजकुमार खुद उनके साथ खड़े हैं। जैसे ही वह निकलने वाले होते हैं, राजकुमार हाइंस अचानक एक बात उठाते हैं जो उन्होंने पहले देखी थी। वह बताते हैं कि वैन रास्ते में कितनी ध्यान से अपने पैरों के निशानों को मिट्टी से ढक रहा था। जितना वह जानते हैं, इस तरह अपने निशान मिटाने की ताकत आमतौर पर असैसिन्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक ही है। वह आगे समझाते हैं कि लड़ाई के दौरान उन्होंने जो मार्शल स्किल्स देखी, वैन की छोटी छोटी आदतों के साथ, यह साफ इशारा करती हैं कि वह सिर्फ एक आम आदमी नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल असैसिन बनने के लिए ट्रेन किया गया है। यह सुनकर हमारे लड़के को अंदर ही अंदर थोड़ा तनाव महसूस होता है। वह सोचने लगता है कि कहीं उसने कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया और जितना बताना चाहिए था उससे ज्यादा तो नहीं बता दिया। पता चलता है कि राजकुमार हाइंस खुद भी काफी चिंताओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि वह हर तरफ से दुश्मनों से घिरे हैं। उनके पिता राजा ने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए जीते हुए देशों की कई राजकुमारियों से शादी की थी, जिससे शाही राजनीति का एक उलझा हुआ जाल बन गया था। हाइंस की माँ 5वीं रानी असल में खुद राज्य के अंदर की एक नोबल है जो उसे एक खास स्थान देता है। इस वजह से दूसरी रानियां और यहाँ तक कि उसके बड़े भाई बहन भी उसे खतरा मानते हैं, यह डरते हुए कि राजा उसे अगला वारिस चुन सकते हैं। इस तरह के दबाव के चलते हाइंस हमेशा सतर्क रहता है, यह जानते हुए कि कोई असैसिन किसी भी पल उसके पीछे पड़ सकता है और जो कुछ उसने अभी देखा है उसकी वजह से
अब वह शक करने लगता है कि वैन खुद उसे खत्म करने के लिए भेजा गया एक एजेंट हो सकता है। अगर ये सच निकला तो ये ऐसी चीज नहीं है जिसे वह नजरअंदाज कर सके, और वह उसी वक्त इस हालत से निपटने की सोचता है। इसी बीच वैन के चेहरे पर धीरे धीरे पसीना बहता है जब उसे एहसास होता है कि पुरानी आदतें सच में नहीं जाती। चाहे वह कुछ भी करे, वह इस बात को बदल नहीं सकता कि वह अपने पिछले जन्म से पहले एक असैसिन था। असल मसला यह है कि वह ऐसी बात मान नहीं सकता, और अगर मान भी ले तो यहाँ कोई भी उसे सच में समझ नहीं पाएगा। इस वजह से वह जानता है कि उसके पास इस मुश्किल से निकलने के लिए एक भरोसेमंद बहाना बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वैन शांत रहता है और आमतौर पर जवाब देता है, कहता है कि उसे कभी पता नहीं था कि वह टेक्निक्स एक असैसिन के अदब का हिस्सा मानी जाती हैं। राजकुमार हाइंस लेकिन उस बेकार बहाने को तुरंत समझ जाते हैं, साफ साफ एक पल के लिए भी उस पर यकीन नहीं करते। फिर भी हमारा लड़का अपना लहजा बदलता है और उसे कहता है कि वह जो चाहे मान ले, इस बात पर जोर देते हुए कि उसने जो कहा वह सच है। हर गुजरते पल के साथ माहौल में तनाव बढ़ता जाता है। वैन फिर धीरे धीरे राजकुमार हाइंस की तरफ चलने लगता है। फॉल्क तुरंत बीच में आता है, उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल हमारा लड़का नजर से गायब हो जाता है और सीधा राजकुमार के सामने फिर से दिखाई देता है। आमतौर पर अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है। वह उसे कहता है कि वह तो बस मजाक कर रहा था और उसे इतना गंभीर और डरावना चेहरा बनाना बंद करने को कहता है। वैन फिर समझाता है कि उसे बस नरम तरीके से बात करने की आदत नहीं है। यह कहकर बात टाल देता है कि वह तो बस एक गांव का लड़का है जिसे कभी ऐसे अदब सिखाए ही नहीं गए। हल्का सा झुकता है, ध्यान से अपनी शांति बनाए रखता है, जबकि यह भी पक्का करता है कि वह अंदर से क्या महसूस कर रहा है वह न दिखाए। हाइंस लेकिन घुमाव फिराव बातों में दिलचस्पी नहीं रखता और उसे सवाल से बचना बंद करने को कहता है। वह एक बार फिर वैन के इस्तेमाल किए गए फुटवर्क की बात करता है, बताते हुए कि वह लगभग टेलीपोर्टेशन जैसा लगता था, और सीधा उससे पूछता है कि क्या वह एक असैसिन है। इस बार वैन आखिरकार एक ज्यादा भरोसेमंद बहाना पेश करता है, कहता है कि उसने वह चाल हेलेन स्टाइनहार्ट से सीखी थी, वही इंसान जिसने उसे इस जगह के लिए रिकमेंड किया था। फिर वह झूठ बोलता है कि उस औरत ने उसे सलाह दी थी कि जब भी हो सके अपनी टेक्निक्स छुपाए, क्योंकि मार्शल आर्ट्स ही उसका एकमात्र असली हथियार है। अंदर ही अंदर लड़के को उसके नाम का बिना इजाजत इस्तेमाल करने पर थोड़ा सा पश्चाताप होता है, लेकिन उसी वक्त उसका जवाब आखिरकार राजकुमार को राहत देता है। राल्फ भी उसके नाम सुनते ही साफ साफ हिल जाता है, ये साफ करते हुए कि उसका परिवार इतने बड़े लेवल पर है जिसे शाही परिवार में भी इज्जत दी जाती है। ऐसा ताकतवर नाम सुनकर राजकुमार उस औरत को याद करते हैं जिसे आइस फ्लावर लेडी के नाम से जाना जाता है। वह बहुत अच्छे से जानते हैं कि वह एकेडमी के सबसे बड़े लोगों में से एक है। उन्हें बस यह यकीन करना मुश्किल लगता है कि उस जैसी कोई असैसिन टेक्निक से वाकिफ होगी। फिर भी वह इस पर ज्यादा देर तक नहीं सोचते। आखिर उन्हें यकीन है कि उसका घराना कभी भी राजकुमार की हत्या की साजिश जैसे खतरनाक काम में शामिल नहीं होगा। राल्फ फिर वैन से सवाल करता है, पूछता है कि हेलेन जैसी शख्सियत किसी डर्ट बॉर्न आम आदमी को क्यों रेकमेंड करेगी। हमारा लड़का बस जवाब देता है कि उसे खुद भी वजह नहीं पता, समझाते हुए कि उसने बस उसे एकेडमी जाने को कहा था अपनी रिकमेंडेशन के साथ। राजकुमार बीच में आते हैं और अपनी सोच बताते हैं, कहते हैं कि हेलेने ने शायद वैन को खुद ट्रेन करने और आखिरकार उसे अपने घराने में लाने का प्लान बनाया होगा। दूसरे नोबल लड़के वैन की ताकतों को खुद देखने के बाद सहमत होने लगते हैं। इसके साथ राजकुमार आखिरकार अपना लहजा नरम करते हैं और नरम तरीके से उसका शुक्रिया करते हैं, यह मानते हुए कि अगर वह बीस्ट से अकेले मिलते तो शायद बड़े खतरे में पड़ जाते। वह खुलेआम कहते हैं कि वह वैन के जिंदगी के कर्जदार हैं और अपना सम्मान दिखाने के लिए हल्का सा झुकते भी हैं। वैन लेकिन हमेशा की तरह सीधा साधा रहता है और आमतौर पर कहता है कि वह पहले तो राजकुमार के लिए लड़ ही नहीं रहे थे। फॉल्क तुरंत उसे उसके बेइज्जती वाले रवैये के लिए डांटता है, लेकिन हमारे लड़के को कोई परवाह नहीं, खासकर जो कुछ उसने झेला है उसके बाद। राजकुमार चुपचाप इस बात पर ध्यान देते हैं, यह समझते हुए कि लड़का उससे किसी भी तरह का इनाम मांगने की बजाय उस पर हल्के हल्के ताने कस रहा है। जैसे ही शिफ्ट खत्म होती है, स्टूडेंट्स जंगल से वापस आने लगते हैं। उनमें से कुछ वह फूल लिए हुए हैं जो वह इकट्ठा कर पाए, जबकि दूसरे जख्मी, थके हुए और खाली हाथ वापस आते हैं। उन पर डर का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि वह चिंता करते हैं कि ऐसी शानदार एकेडमी में जगह न बना पाने के बाद वह अपने परिवारों का सामना कैसे करेंगे। इसी बीच चालाक प्रोफेसर गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पाता, परेशान हो जाता है क्योंकि राजकुमार अभी तक वापस नहीं आए हैं। उसने ध्यान से यह पक्का किया था कि जंगल में सिर्फ कमजोर बीस्ट्स ही हों जिनसे राजकुमार आसानी से निपट सकें। उसे और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि हेल्स बोर भी दिखाई नहीं दिया। तभी 4 लोगों का एक ग्रुप आखिरकार जंगल से बाहर आता है, जबकि प्रोफेसर को राहत महसूस होती है। जिस पल वह राजकुमार को सुरक्षित देखता है, वह राहत जल्दी ही गुस्से में बदल जाती है। जिस पल उसकी नजर वैन पर पड़ती है, एग्जामिनर हमारे लड़के का स्वागत करता है और पूछता है कि क्या वह सुरक्षित है। दूसरी तरफ उनका प्रोफेसर पूरी तरह अपना संतुलन खो देता है और बोल देता है कि उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। मासूम बनकर हमारा लड़का शांति से पूछता है कि क्या उस आदमी को उसके जिंदा बचने से कोई दिक्कत है। प्रोफेसर जल्दी समझ जाता है कि उसने गलती कर दी और खुद को शांत रहने पर मजबूर करता है। आदमी कहता है कि वह तो बस हैरान था यह देखकर कि वैन जिंदा वापस आ गया।
लेकिन वैन आमतौर पर उन्हें बताता है कि वह अकेला नहीं है। एक एक करके लड़के उसके पीछे से बाहर आते हैं, जमीन पर एक बहुत बड़ा सामान घसीटने की कोशिश करते हुए। प्रोफेसर को लगभग दिल का दौरा पड़ जाता है। हैरानी से उस चीज को घूरता है जो उसे लगता है कि वह है। एग्जामिनर भी दोबारा देखता है और पूछता है कि क्या वह सच में एक मैजिक बीस्ट है। स्टूडेंट्स समझाते हैं कि उन्हें शक है कि उसे राजकुमार की हत्या के लिए भेजा गया था, इसलिए वह सबूत के तौर पर उसका सर वापस ले आए। दोनों इंस्ट्रक्टर्स चुप हो जाते हैं, लेकिन बहुत अलग वजहों से। एग्जामिनर समझ नहीं पाता कि इतना खतरनाक जीव जंगल में कैसे घूम रहा था, जबकि प्रोफेसर हैरान है कि वह अपने निशाने को खत्म करने में नाकाम रहा। सबकी नजरें प्रोफेसर की तरफ मुड़ती हैं जब वह फिर से हैरान हो जाता है। खुशकिस्मती से उसके लिए राजकुमार खुलेआम ग्रुप की तारीफ करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। जिस पल वह राजकुमार को वहां सुरक्षित खड़ा देखता है, प्रोफेसर की मायूसी और बढ़ जाती है। एग्जामिनर इज्जत से राजकुमार से पूछता है कि क्या उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया था। राजकुमार शांति से जवाब देते हैं कि वह तो बस किनारे से देख रहे थे। उसी पल प्रोफेसर को एहसास होता है कि वह एक खतरनाक हालत में फंस गया है। अगर किसी को पता चला कि उसने राजकुमार के खिलाफ एक मैजिक बीस्ट छोड़ा था, तो उसका करियर और शायद उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। टाइटस फिर मासूमियत से प्रोफेसर से पूछता है कि वह इतने अजीब तरह से पीले क्यों दिख रहे हैं। प्रोफेसर तुरंत अपनी चाल बदलता है और राजकुमार की उस बड़े बीस्ट को मारने की मानी हुई कामयाबी की तारीफ करने लगता है। राजकुमार नरम तरीके से उसे ठीक करते हैं, उस भुलक्कड़ प्रोफेसर को याद दिलाते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। असली हीरो दूसरे थे। सबसे जरूरी बात, वैन ही वह मुख्य आदमी था जिसने अकेले उनके बचने को पक्का किया। यह बात दोनों इंस्ट्रक्टर्स के लिए एक झटका होती है। सब लोग चौंक जाते हैं, पूरी तरह यह मानने से मना कर देते हैं कि अगल्डा उन सब में सबसे ताकतवर हो सकता है। राल्फ तुरंत उसका साथ देता है, कहता है कि वैन के पास इगाल्डा के लिए जादुई ज्ञान का एक अजीब लेवल है। इसी बीच डीट्रिक शर्माते हुए इस बात की पुष्टि करता है कि राजकुमार की वैन की ताकतों की तारीफ बिल्कुल सही है। प्रोफेसर हैरान चुपचाप घूरता है, यह मानने से मना कर देता है कि अगल्डा लाइमलाइट ले रहा है। लेकिन राजकुमार आखिरी धक्का देते हैं, शांति से कहते हैं कि हाउस ऑफ स्टाइनहार्ट्स द्वारा चुने गए किसी के लिए यह बिल्कुल सही है। वैन ने हेलेने से ज्यादा कुछ नहीं सीखा था, फिर भी वह किसी को ठीक किए बिना साथ देने का फैसला करता है। उसके बाद जल्दी ही अफवाहें फैलने लगती हैं कि आइस ब्लॉसम लेडी द्वारा चुने गए गाल्डा की ताकत के बारे में। जवाब में एग्जामिनर हमारे लड़के को अपनी गहरी शुक्रिया अदा करता है। राजकुमार की रक्षा करना राज्य के लिए सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। हमेशा की तरह सीधा साधा वैन तुरंत उसे ठीक करता है, कहता है कि उसने राजकुमार की बिल्कुल भी रक्षा नहीं की, वह तो बस मैजिक बीस्ट को हराने का एक साइड इफेक्ट था। यह कहकर वह बात को वापस उस तरफ मोड़ता है जो असल में जरूरी है। एक एक करके सब लड़के एक नीला फूल निकालते हैं। एग्जामिनर प्रोफेसर की तरफ उम्मीद भरी नजर से देखता है। जितना भी उसे दुख होता है, आदमी को एक ऑफिशियल घोषणा करने पर मजबूर होना पड़ता है। वह 3 लड़कों का नाम एक एक करके लेता है, न चाहते हुए भी वैन को भी शामिल करता है। पुष्टि करता है कि वह सब पास हो गए हैं। हमारा हीरो ऑफिशियली एकेडमी में दाखिल हो गया है। सब कुछ ठीक होने के बाद राजकुमार एग्जामिनर को हुक्म देते हैं कि मैजिक बीस्ट के दिखने की एक गहरी जांच करें। सीन फिर एकेडमी की वेलकम सेरेमनी की तरफ बदलता है। हेडमास्टर सभी स्टूडेंट्स को साफ साफ बताता है कि एकेडमी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो जादू में माहिर हैं। इसका मकसद युवा प्रतिभाओं को ऐसे शानदार योद्धाओं में बदलना है जो राज्य के लिए लड़ते और उसकी रक्षा करते हैं। सभी मैजिक यूजर्स के बीच वैन चुपचाप संतुष्ट महसूस करता है कि उसकी जिंदगी आखिरकार बेहतर हो गई है। अपनी पहली जिंदगी में वह एकेडमी के अंदर कदम रखने की सोच भी नहीं सकता था, स्टूडेंट के रूप में दाखिल होने की तो बात ही छोड़ दो। ऊपर से देखते हुए जमीन चुपचाप उस युवा जीनियस को देखती है जिसमें दुनिया के गल्डा लोगों के खिलाफ गहरी जमे हुए भेदभाव को खत्म करने की ताकत है। बाद में वह उस हॉल में चलती है जो एक बहुत खूबसूरत सजे हुए दरवाजे तक जाता है। कमरे के अंदर एक गोल मेज है जिसमें 5 कुर्सी हैं, जिनमें से सिर्फ एक अभी भी खाली है। बाकी 4 उस युवा लड़की को घूरते हैं जो उनका सब्र आजमा रही है। सोर्ड प्रिंसेस करीना र्यूटेल हेलेन की आलोचना करती है कि वह इतने खुश चेहरे के साथ आई है उनका कीमती वक्त बर्बाद करने के बाद। इसी बीच अमीलिया राडोवॉल्ट शांत रहती है और बस पूछती है कि इस अचानक मीटिंग का मकसद क्या है। द क्वाइट फिस्ट आर्नल्ड क्लेविस कहता है कि आज रात सिर्फ एक ही एजेंडा है। 8वें राजकुमार लियोनिस साफ साफ बताते हैं, कहते हैं कि उनका मकसद यह तय करना है कि उनके बीच के धोखेबाज से कैसे निपटना है। परेशान होकर अमीलिया जोर से सोचती है कि उसका असल में क्या मतलब है। आर्नोल्ड फिर समझाता है कि इतिहास में पहले गाल्डा स्टूडेंट के दाखिले ने नोबल्स के बीच एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। मरीना इस फैसले पर हंसी उड़ाती है, मजाक में कहती है कि इस रफ्तार से तो वह अगले मॉन्स्टर को भी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जिसे वैन के दाखिले से सबसे ज्यादा दिक्कत है वह लियोनिस है। वह सीधा हेलेने की तरफ मुड़ती है जो 5 रेडिएंट क्राउन्स की आखिरी सदस्य है। वह एक बहुत अच्छी वजह मांगता है कि उसने क्यों एक गंदे गाल्डा को उनकी शानदार एकेडमी में रेकमेंड किया। एकेडमी में राज्य भर के नोबल्स और ताकतवर मेजाई एक छत के नीचे इकट्ठा होते हैं। उन जैसे बड़े लोगों में भी घमंड की वजह से लड़ाइयां और झगड़े होना आम बात है। इन झगड़ों को संभालने के लिए 5 स्टूडेंट्स, जिसे 5 रेडिएंट क्राउन्स के नाम से जाना जाता है,
उनके पास एकेडमी पर अनुशासन का अधिकार है। लियोनिस वजह मांगता है कि हेलेने जैसी शख्सियत ने ऐसा बेवकूफाना फैसला क्यों लिया। बिना हिचकिचाए हेलेन जवाब देती है कि उसने वैन की ताकत अपनी आंखों से देखी और उसकी प्रतिभा को माना। स्वॉर्ड प्रिंसेस लेकिन स्ट्रॉन्ग और गल्डा शब्द को एक ही सेंटेंस में रखने में मुश्किल महसूस करती है। वह यह मानने से मना करती है कि जन्म से श्रापित लोग लड़ाई में कमजोर और बेकार के अलावा कुछ और हो सकते हैं। शांत और संतुलित अमीलिया भी सहमत है कि यह बेकार की बात है। वह जाति जिसके पास कोई जादू नहीं है वह लड़ाई में टिक नहीं सकती। लियोनिस घमंड से कहता है कि लगता है हेलेने में ऐसी आम समझ की कमी है। हेलेन चिढ़ जाती है जब वह कॉमन सेंस की बात करता है। वह कहता है कि कॉमन सेंस तो बस लोगों को सोचने से रोकने और दूसरों पर बेवकूफाना विश्वास थोपने का एक बहाना है। लियोनिस गुस्से से लाल हो जाता है। एक औरत को अपनी ताकत कम करते हुए देखकर सह नहीं पाता। उसी पल आर्नल्ड शांति से एक सही हल बताता है। वह बस ये टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वैन में सच में वह स्किल्स हैं जिसका हेलेने दावा करती है। लियोनिस तुरंत इस विचार में दिलचस्पी लेता है। वह आगे बढ़ता है और हेलेने को जलील करने के लिए एक सजा का सुझाव देता है अगर वैन टेस्ट में फेल हो जाता है। भले ही हेलेने को पता नहीं कि वह क्या साजिश कर रहा है। वह नरम तरीके से चेतावनी देती है कि उसकी पसंद को कम न समझा जाए। यह बात करीना को चिढ़ा देती है जो खुद उसकी ताकतों का जायजा लेने के लिए तैयार हो जाती है। लियोनिस उसे पूरी इजाजत देता है उस बाहर वाले को कुचलने की। जैसे ही करीना हेलेने के पास से गुजरती है वह मजाक में पूछती है कि क्या गल्डा लड़के ने उसे पसंद किया। करीना साफ करती है कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ हेलेने के पसंदीदा खिलौने को उसके घमंडी रवैये के साथ तोड़ने में है। क्लासेस शुरू होने के बाद एक हफ्ता बीत जाता है और वैन अकेला हॉलवेज में चलता है। कभी कभी की घूरने और चुपचाप दुश्मनी के अलावा चीजें उसके लिए हैरतअंगेज रूप से ठीक चल रही हैं। उसे याद आता है कि पिछली क्लास में इंस्ट्रक्टर ने उससे एक मुश्किल सवाल पूछा था, मैजिक थ्योरी पर उसे शर्मिंदा करने के लिए। सभी स्टूडेंट्स चुप रहे क्योंकि वह टॉपिक उनके लेवल से बहुत ऊपर था। उस लापरवाह इंस्ट्रक्टर ने बात टाल दी, कहते हुए कि पहले तो एक गल्डा से ऐसे सवाल का जवाब उम्मीद करना ही बेवकूफी है। उसने यह भी कहा कि वैन के लोग किताबें पढ़ने के लिए नहीं जाने जाते। लेकिन वैन ने उसे नीचा दिखाया और बताया कि असली बॉस कौन है। लेक्चर को अपने हाथ में ले लिया और उस झुर्रियों वाले बूढ़े प्रोफेसर के लेसन को असल में अपना बना लिया। उस घटना के बाद उसने किसी को भी उस पर दोबारा चाल चलने की कोशिश करते नहीं देखा। अचानक वह राल्फ के पीठ पर थप्पड़ से होश में आता है। उसे लंच के लिए अपने साथ आने को कहता है। हमारा लड़का उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है। राल्फ परेशान दिखता है, समझ नहीं पाता कि उसका क्या मतलब है। दोनों फिर साथ में कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं। वहां जाते हुए एक बैंगनी बालों वाली लड़की अचानक उसे बुलाती है। वह सच में बुरा मान जाता है, जैसे उसने उसके पास से बिना सही से नमस्ते किए गुजरकर कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। दोनों सच्चे दिल से माफी मांगते हैं। फिर भी वैन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं जब वह अपनी तलवार उसकी गर्दन तक उठाती है। वह सीधा उस पागल से पूछता है कि उसकी क्या दिक्कत है। वह उसे घमंडी मुस्कान से देखती है, कहती है कि अगल्डा के लिए तो ये आम बात है कि वह अपना सर जमीन पर झुकाकर सलाम करे। हमारा लड़का शांति से जवाब देता है कि वह दोनों एक ही एकेडमी के स्टूडेंट हैं। उसका झुकने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सोचती है कि उसे झुकना चाहिए। यह सुनकर वह ठंडे तरीके से पूछती है कि क्या वह इन दीवारों के अंदर अपनी असली हैसियत समझता भी है या नहीं। अचानक राल्फ अपने दोस्त का साथ देने के लिए आगे आता है, कहता है कि वह हद से ज्यादा कर रही है। लड़की जोर देती है कि अनुशासन, डिसिप्लिन जरूरी है ताकि सब अपने से बड़े लोगों की बात माने। वैन थोड़ा सा सर हिलाता है, मानता है कि बड़े लोगों को इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता जब कोई अजीब अनजान शख्स तलवार की नोक पर इज्जत जबरदस्ती ले। वह उसकी तलवार को मजबूती से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वह उसे न आगे धकेल पाती है न पीछे खींच पाती है। एक तेज मोड़ के साथ वह उसे घबराहट में डाल देता है। वह तलवार में और ताकत डालती है और उसी पल वह एक सही वार करता है जो उसे बीच से तोड़ देता है। जब वह सेवर एज टेक्निक को पहचान जाती है तो पहले की घमंडी लड़की को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। उसे एक सस्ती जिंक एलॉय की तलवार से अटैक करना एक नई सीखने वाले की गलती थी। जिंक की तलवारें नई सीखने वालों में मशहूर हैं क्योंकि वह जादू को आसानी से गुजारते हैं, लेकिन वह एक असली लड़ाई के लिए बहुत कमजोर हैं। लड़की गुस्से से शिकायत करती है कि उसे कैंपस में एक सही तलवार रखने की इजाजत नहीं है। ये खास हक सिर्फ 5 रेडिएंट क्राउन्स को ही मिलता है। पहली बार यह नाम सुनकर वैन हैरान हो जाता है। बिल्कुल सही वक्त पर तलवार प्रिंसेस सीन में आती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने एक बड़े का अपमान किया और किसी की चीज तोड़ दी। बैंगनी बालों वाली लड़की तुरंत अपना सर झुका लेती है और उसे लेडी करीना कहकर बुलाती है। सिर्फ नाम सुनकर ही हमारे हीरो की याद में एक तेज झटका लगता है। अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जो करीना द ब्लड ब्लेड का नाम न जानता हो। उसका दिमाग घूम जाता है, सोचता है कि मौत की फरिश्ता खुद यहाँ एकेडमी के अंदर क्यों खड़ी है। वैन याद करता है कि जब वह अपने पिछले जन्म से पहले एक असैसिन था तब राज्य कई बगावतों में उलझा हुआ था। उनमें से एक बेरहम शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन ग्रुप था जिसे व्हाइट एनाइलेशन रिंग के नाम से जाना जाता था, और उस ग्रुप से उसे सबसे ज्यादा लेडी करीना का नाम याद है। वह उसे ब्लड एज के रूप में याद करता है, एक डरावनी शख्सियत जिसने बेशुमार हीरोज को मार डाला था। व्हाइट एनाइलेशन रिंग को खत्म करने के लिए राज्य को बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी थी।
वह सारा हंगामा आखिर में एक और तबाहकुन लड़ाई में बदल गया, राजगद्दी के लिए जंग। हमारे लड़के ने करीना को सिर्फ एक बार जंग के मैदान में देखा था, लेकिन वह एक मुलाकात ही उसकी तस्वीर को उसकी याद में हमेशा के लिए बसा देने के लिए काफी थी। इस वजह से वह समझ नहीं पाता कि राज्य के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक यहाँ क्या कर रहा है, उसकी अपनी मशहूर एकेडमी के अंदर खड़ा है। जब वैन इन ख्यालों में खोया हुआ है, तब कोरिया को अभी तक कुछ पता नहीं है। करीना उसे घूरते हुए देखती है और इसे उसके गुनाहों की लिस्ट में जोड़ देती है। वह उसके बर्ताव को बदतमीजी कहती है, बताती है कि वह एक बड़े स्टूडेंट को खुलेआम घूर रहा है। हमारा लड़का जल्दी से माफी मांगता है, लेकिन उसी वक्त इस बात का मजाक उड़ाता है। आमतौर पर कहता है कि वह उसे अपने से ऊपर नहीं मानता। वह शरीफ लड़का वैन को उसे और भड़काने से रोकने की कोशिश करता है, उसे बार बार बताता है कि वह असल में कौन है। वह समझाता है कि वह 5 रेडियंस में से एक है। लड़का अनजान बनने का नाटक करता है। राल्फ बीच में आता है और साफ करता है कि 5 रेडियंट्स एकेडमी के टॉप 5 खास लोग हैं, ऐसे लोग जिनकी ताकतें बिल्कुल अलग लेवल की हैं। करीना को एक खास बच्ची के रूप में बताता है जो 13 साल की उम्र में एकेडमी में आई थी। यह सुनकर वैन बातों को जोड़ता है और समझता है कि करीना असल में एक बड़े शरीफ घर की बेटी होगी। यह बात कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में यह कभी नहीं जाना, इसका मतलब है कि जब वह बाघ ही बन गई थी तब उसकी पिछली जिंदगी को छुपाया गया होगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह उसे यहाँ उसकी जिंदगी के इस मोड़ पर मिलेगा। यह सोच उसे और भी बुरे ख्यालों में ले जाती है। वैन सोचने लगता है कि क्या यह उसे खत्म करने का मौका हो सकता है, इससे पहले कि सब कुछ हाथ से निकल जाए। अगर वह उसे अभी खत्म कर दे तो वह आने वाली बगावत की जड़ को ही मिटा सकता है। और अगर वह बगावत कभी न हो तो राजगद्दी की जंग भी कभी नहीं होगी, जिसका मतलब यह भी होगा कि हाइंस कभी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। जब लड़का ख्यालों में खोया रहता है तब करीना उसे एक बार फिर देखती है। वह उसे चेतावनी देती है कि उसे सरकारी तौर पर एक असली तलवार रखने की इजाजत है, और फिर एक ऐसी मुद्रा में आ जाती है जो इतनी बेहतरीन और जानलेवा है कि लगता है वह एक पल में किसी को मार सकती है, बिना वार की हरकत दिखाए भी। राल्फ जल्दी से हमारे लड़के को माफी मांगने को कहता है, इससे पहले कि वह अपनी जान खतरे में डाले, लेकिन वैन शांति से जवाब देता है कि वह पहले कुछ पक्का करना चाहता है और उसे पीछे हटने को कहता है। वह खुद भी लड़ने की मुद्रा में आ जाता है, उसे हमला करने के लिए भड़का देता है। 1000 तलवार प्रिंसेस पहले ही हद से ज्यादा गुस्से में मार डालने के इरादे से आगे बढ़ती है। उसका वार इतनी तेजी से आता है कि आम आंखें उसे देख नहीं पाती। मुश्किल से बच जाता है, उसे सिर्फ हल्का सा खरोंच लगता है, जानलेवा वार नहीं। करीना जल्दी से ऐलान करती है कि वह अभी के लिए सजा रोक रही है, जोर देती है कि वह इसे बाद में जारी रखेगी, और फिर बैंगनी बालों वाली लड़की के साथ वहां से चली जाती है। वह एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कोई नहीं होता, किसी भी देखने वाले से दूर। बैंगनी बालों वाली लड़की पूछती है कि उसने लड़के को जाने क्यों दिया। 1000 तलवार प्रिंसेस एक पल के लिए खुद को संभालने की कोशिश करती है, जमीन पर बैठ जाती है और जवाब देती है कि उसने उसे जाने नहीं दिया। वह साफ करती है कि यह बात किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और साथ ही उस चोट को दिखाती है जो उसे लड़के से लड़ते हुए लगी थी। वह फिर याद करती है कि उसने यह पहले एक पुरानी मार्शल आर्ट्स की किताब में देखा था और इसे हार्डकोर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यह एक जरूरी जगह है जो नसों को निशाना बनाती है। इसके बाद शिकार को लकवा हो जाता है और वह ठीक से चल नहीं पाता। बैंगनी बालों वाली लड़की फिर पूछती है कि क्या यह बराबरी का मुकाबला था, लेकिन करीना चुप रहती है। अंदर से वह पक्का जानती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में यह हुआ था कि लड़ाई के दौरान वह उसकी गर्दन पर निशाना लगा रही थी, लेकिन वैन उसके करीब आने में कामयाब हो गया और बेरहमी से उसके कमजोर पॉइंट को निशाना बनाया। उसने कोशिश की पीछे हटने की ताकि वह बच सके, लेकिन इस वजह से उसका निशाना चूक गया। हमारा लड़का फिर अंदर घुसा और उसके जरूरी पॉइंट पर बिल्कुल सही निशाना लगाया। करीना और भी ज्यादा हैरान है क्योंकि ये बिल्कुल वही मूव है जो मशहूर तलवार स्कूल्स में सिखाया जाता है, और सोचती है कि वैन ने यह कहां से सीखा। बैंगनी बालों वाली एनपीसी बहुत खुश है और कहती है कि यह बराबरी का मुकाबला बिल्कुल नहीं था। वह आगे कहता है कि करीना जीती है क्योंकि वह आखिरी तक खड़ी थी। तलवार प्रिंसेस उसकी बात से सहमत होने का नाटक करती है, लेकिन अंदर से वह सच जानती है। यह खास जरूरी पॉइंट असल में इंसान को मारता नहीं है, लेकिन इसकी बजाय बहुत ज्यादा दर्द देता है, तो ये मूव जानबूझकर किया गया था। अगर यह जिंदगी और मौत की सिचुएशन होती तो उसे पक्का इकोनॉमी क्लास का टिकट सीधा आखिरी दुनिया के लिए मिल जाता। उन ख्यालों को एक तरफ रखकर वह उठती है और कहती है कि वह लापरवाह हो गई थी, लेकिन अगली बार वह पक्का एक तलवार लाएगी उस गेरुडो को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए। हमारे हीरो की तरफ वापस आते हैं। राल्फ उससे पूछता है कि उस वक्त वह असल में क्या पक्का करना चाहता था। उसे टाल देता है, लेकिन वह लड़का उसे बार बार परेशान करता रहता है और वजह पूछता है। लेकिन हमारा हीरो ख्यालों में खो जाता है। समझता है कि उसके दुश्मनाना रवैये के बावजूद तलवार प्रिंसेस ने बहुत कुछ छुपा रखा था और हार नहीं मानना चाहती थी। अपनी खास जादुई ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया। भले ही उसने इसे सजा कहा था, लेकिन उसने असल में कुछ भी गंभीर करने की कोशिश नहीं की। वैन फिर जोर से कहता है कि करीना एक अच्छी लड़की है, जिससे राल्फ हैरान हो जाता है। लेकिन हमारा हीरो अब पूरी तरह से पक्का है कि वह अभी ब्लड ब्लेड नहीं है। उसका नसीब बदलने में मदद करने का पक्का इरादा कर लेता है। राल्फ बात छोड़ देता है, कहता है कि हमारे लड़के को शायद सर पर ज्यादा चोट लग गई है या कुछ और। जब वैन क्लासरूम में वापस आता है
सब लोग तुरंत बात करना बंद कर देते हैं और उसकी तरफ देखने से बचने लगते हैं। वह फिर अपनी जगह पर बैठ जाता है और सब क्लासमेट्स तुरंत बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि हॉलवे में क्या हुआ था। हमारा लड़का एक घबराहट भरी मुस्कान देता है, लेकिन फिर उसके दो चेले आते हैं और उसे तसल्ली देते हैं कि बेकार राय हमेशा बुरी ही लगेगी। राल्फ उसके साथ तलवार प्रिंसेस से माफी मांगने जाने को कहता है, जबकि फॉल्क उसे तसल्ली देता है कि वह अपने पिता से सब ठीक करवा देगा। वैन उन दोनों अच्छे दिल वाले लड़कों को कहता है कि दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना बंद करें। वह उन्हें छेड़ता है कि वह बिल्कुल बदल गए हैं जब वह पहली बार मिले थे तब से, लेकिन उनकी मदद की कदर करता है। लेकिन वह यह मामला अपने हाथों से हल करना चाहता है, जिससे वह दोनों चेले हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है। हमारा हीरो खुद से कहता है कि ब्लड ब्लेड को कभी न बनने देने के लिए उसे अभी और यहीं उसका सामना करना होगा। वैन फिर एक ठंडा मजाक करता है कि 5 रेडियंट्स तो बस स्कूल के अनुशासन डिसिप्लिन के जिम्मेदार स्टूडेंट हैं, तो वह कोई खास नहीं है। फॉल्क और रैल्फ उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे सच में पता है कि क्या हो रहा है। उसी पल सबका ध्यान हेलेन की तरफ जाता है जब वह क्लासरूम में आती है और जोर से उसका नाम लेती है, अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर। वह उससे पूछता है कि क्या हो रहा है। वह नम्रता से उसे थोड़ी देर के लिए अपने साथ चलने को कहती है, वादा करती है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि उसकी एक और क्लास जल्दी ही है। वह एक पल के लिए चुपचाप उसे घूरता है, लेकिन यह ऐसी दावत नहीं है जिसे वह मना कर सके। जब वह दोनों साथ में चले जाते हैं तो पूरी क्लास हैरान रह जाती है। किसी ने भी आइस ब्लॉसम लेडी से कभी इतने आम तरीके से बात नहीं की थी। सीन एक चाय की टेबल पर बदलता है जो एक फूलों के बगीचे के बीच में रखी है, एक खास बात करने के लिए बिल्कुल सही जगह। हेलेन धीरे से मुस्कुराती है जब वह खबर देती है कि 5 रेडियंट्स ने करीना को उसकी ताकतों को जांचने के लिए भेजने का फैसला किया है। वह मजाकिया अंदाज में जवाब देता है कि उसकी चेतावनी थोड़ी देर से आई। हेलेन खुश रहती है, मानती है कि उसने करीना से इतनी जल्दी उसे चैलेंज करने की उम्मीद नहीं की थी। करीना मशहूर तलवारबाज लुथियर फैमिली की नेता बनने वाली है, तो उसकी खास ताकत वैन को हैरान नहीं करती, लेकिन वह महसूस करता है कि वह सिर्फ एक और ताकतवर वारिस नहीं है, उसके बारे में कुछ और भी गहरा है। हेलेन अपना सर झुकाती है और पूछती है कि उसका क्या मतलब है। ये कैसे कहे, ये समझ नहीं आता। वह कहता है कि वह ऐसी लगती है जिसने जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया हो, तलवार की ट्रेनिंग के अलावा। हेलेन की आंखें इस बात पर थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं और वह चुपचाप उसकी तेज समझ की तारीफ करती है। वह बताती है कि करीना सिर्फ लुथियर फैमिली की एक और शरीफ बच्ची नहीं है। असल में वह एक नौकरानी के साथ अफेयर से पैदा हुई थी और उसे कभी भी ऑफिशियली सही नहीं माना गया था। यह सोच बदल गई जब वह 10 साल की हुई। एक दोस्ताना लड़ाई में उसने अपने 17 साल के भाई को पूरी तरह से हरा दिया। उस वक्त सबको लगा था कि उसका भाई फैमिली का नाम आगे बढ़ाएगा, लेकिन उसकी जबरदस्त ताकत ने उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। अपनी पूरी जिंदगी नफरत और जलन का सामना करने के बावजूद उसे आखिर में फैमिली का अगला मुख्य बनाया गया, उसकी पैदाइश की हैसियत के बावजूद। यह सब सुनकर वैन सोचता है कि हेलेने को एक बाहर वाले के रूप में इतनी पर्सनल बातें कैसे पता है। हेलेने धीरे से हंसती है और कहती है कि शरीफ समाज अफवाहों पर चलता है। उस बात को एक तरफ रखकर वह याद करती है कि उसने करीना को पहली बार एकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी से पहले एक खास महफिल में देखा था। लड़की एक शांत कोने में अकेली खड़ी थी, जबकि किसी ने उसे हेलो तक कहने की जहमत नहीं की। वह चुपचाप खड़ी रही, शांति से देखती रही, जैसे उसका पिता उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रहा था और दूसरों से ऐसे बात कर रहा था जैसे वह है ही नहीं। उसके प्यार की कमी और लापरवाही उसकी खाली बेजान आंखों में साफ दिख रही थी। यह देखकर कि वह लड़की के लिए कितनी फिक्र दिखाती है, वह पूछता है कि उसने उस वक्त करीना से बात क्यों नहीं की। हेलेने समझाती है कि यह इतना आसान नहीं था। एक और ताकतवर शरीफ घर की वारिस होने के नाते बीच में आना मुश्किल होता। इसे स्टाइनहार्ट फैमिली का लुथियर फैमिली के अंदरूनी मामलों में दखल देना माना जाता। वैन आह भरता है, बहुत परेशान होकर कि शरीफों की परंपराएं कितनी थका देने वाली हैं। हेलेने आगे कहती है कि करीना को शायद वह रात याद भी नहीं होगी। जिस तरह से उसकी फैमिली की पॉलिटिक्स चल रही है, उसे डर है कि लड़की आखिर में गलत रास्ते पर जा सकती है। वैन का चेहरा गंभीर हो जाता है जब वह पूछता है कि अगर ऐसा हुआ तो वह क्या करेगी। हेलेन बिना हिचकिचाए जवाब देती है कि वह उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी, वरना वह अपने दिल में दफन पिछली पछतावे को कभी मिटा नहीं पाएगी। उसी पल सारी बातें समझ आने लगती हैं। वह हमेशा मानता था कि हेलेने में एक मशहूर हीरो बनने की ताकत है, जिसका नाम इतिहास की किताबों में दर्ज हो। फिर भी उसने अपनी पिछली जिंदगी में उसके बारे में कभी नहीं सुना था। उसकी जिंदगी शायद जल्दी खत्म हो गई थी जब करीना को वापस लाने की कोशिश कर रही थी, जब वह खुद को खो चुकी थी। जैसे उसके ख्यालों को समझकर हेलेन उसे चेतावनी देती है कि उसके लिए जज्बाती न हो। वह एक बेरहम तलवारबाज है, एक शानदार जो उसे मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। हमारा लड़का कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि वह यह बिल्कुल समझता है और इस बातचीत ने उसे और भी हिम्मत दी है। वह उसकी आंखों में सीधा देखता है और कसम खाता है कि वह उसके पछतावे को मिटा देगा। उसकी पिछली जिंदगी में करीना को कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन इस बार उसके पास मौका है कि वह खतरे को उसकी जड़ से ही रोक दे। उसकी हिम्मत देखकर हैरान होकर हेलेने मानती है कि उसे थोड़ी राहत मिली है यह बातें सुनकर। वह उम्मीद कर रही थी कि वह उसकी मदद करेगा। फिर भी आमतौर पर उसे स्कूल के बाद मिलने को कहता है ताकि वह उसे दिखा सके।
उसी शाम को राल्फ और फॉल्क उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। फॉल्क को अपने दोस्त का ऐसे पीछा करना ठीक नहीं लगता, जबकि राल्फ बहुत हैरान है कि वह बिना कुछ कहे कहाँ गायब हो गया। उसे आइस प्रिंसेस के साथ अकेले जंगल में छुपते हुए देखकर हैरान न होना मुश्किल है। फॉल्क इसे टालने और बात बदलने की कोशिश करता है। तभी वह हमारे हीरो को देखते हैं जो एक ठंडे तूफान के बीच में खड़ा हुआ है। उसके सामने हेलेने बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है। बर्फ के टुकड़ों और तेज बर्फ के बर्छियों का तूफान उस पर बेरहमी से बरस रहा है। जब वह उनकी घबराहट भरी आवाजें सुनता है तो वह मुड़ता है। बेरहम आइस प्रिंसेस टाइम आउट में यकीन नहीं करती। वह उसे बीच लड़ाई में अपने दुश्मन से नजर हटाने के लिए सजा देती है। आइस गार्डन के हजारों कांटे छोड़ती है। मोटी बर्फ की बड़ी बड़ी बेलें उन तीनों की तरफ तेजी से बढ़ती हैं। राल्फ और फॉल्क को अपनी जिंदगी के फैसलों पर अफसोस होता है। उसी पल वैन एक बिल्कुल सही और पूरा ध्यान लगाकर वार करता है। पूरे हमले को एक ही साफ वार में तोड़ देता है। वह एक शरारती मुस्कान के साथ घूमता है। उन्हें कहता है कि उनका टाइमिंग बिल्कुल सही है। वह उन्हें हेलेन के साथ मिलकर उस पर हमला करने को कहता है। शेखी मारता है कि उसे यहाँ कोई असली चैलेंज नहीं मिल रहा है। साइमन अंदर आता है और करीना को सलाम करता है। करीना आज बहुत अच्छे मूड में नहीं है, तो वह उससे सीधे पूछती है कि क्या उसके हाईनेस को कुछ चाहिए। साइमन जवाब देता है कि वह उसे जल्दी नहीं करना चाहता, लेकिन वह हैरान है कि उसने ड्यूअल में गरुड़ा से निपटने के लिए क्या प्लान बनाया है। करीना थोड़ा सा झुकती है और साइमन को बताती है कि यह बहुत जल्दी होगा, क्योंकि उसने अपनी फैमिली से जो चीज मांगी थी वह आखिर में आ गई है। यह सुनकर साइमन की आंखों में शरारत की चमक आ जाती है जब वह एनास्टेसिया को एक बहुत भारी ताबूत उठाते हुए अंदर आते देखता है। एनास्टेसिया करीना से पूछती है कि इसे कहाँ ले जाया जाए। करीना शांति से उसे अपने कमरे में ले जाने को कहती है और बहुत ध्यान से संभालने को कहती है। साइमन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कुछ इतना पुराना, कुछ इतना खास और कुछ इतना ताकतवर उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। करीना फिर साइमन से पूछती है कि क्या यह आगे के काम के लिए काफी होगा और क्या यह सिर्फ एक ऐसे गरुड़ा को मारने के लिए ज्यादा नहीं होगा। लेकिन साइमन साफ तौर पर चाहता है कि यह इवेंट एक तमाशा बने, एक शांत और सिंपल चीज की बजाय। वह करीना से कहता है कि उस जैसा इंसान एक नंगी तलवार है इंसानी रूप में, एक ऐसा इंसान जिसकी ताकत और हुनर को एक सही मंच मिलना चाहिए। उस जैसी के लिए इस पल से बेहतर कोई मंच नहीं है सबको वह हुनर दिखाने के लिए जो उसके पास है। इसी बीच स्टूडेंट बोर्ड पर एक नोटिस लगता है और पूरी एकेडमी जल्दी से इसके बारे में बात करने लगती है। ऐलान में कहा गया है कि करीना, जो 5 ब्रिलियंट क्राउन्स में से एक है, उसने ऑफिशियली पहले साल के स्टूडेंट वैन को ड्यूएल के लिए चैलेंज किया है, पब्लिक ऑर्डर खराब करने की सजा के तौर पर। खबर पूरी एकेडमी में तुरंत फैल जाती है और स्टूडेंट बोर्ड के पास इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में फुसफुसाते हैं। सब जानते हैं कि यह कोई आम ड्यूएल नहीं है। उनमें से कई चुपचाप कहते हैं कि यह एक तैयार मौत का जाल लगता है। लड़ाई रॉयल एकेडमी के बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड्स में होगी, जिसे स्टूडेंट आमतौर पर चॉक रिंग अरीना कहते हैं। यह अरीना सिर्फ प्रैक्टिस की जगह नहीं है। यह एक पवित्र मंच है जो स्टूडेंट्स के बीच ऑफिशियल ड्यूएल्स के लिए इस्तेमाल होता है और खास ट्रायल्स के लिए भी, जो किसी की ताकत और हिम्मत की हद को जांचते हैं। इसी शोहरत की वजह से अरीना का एकेडमी में बहुत बड़ा नाम है। जब ड्यूएल का दिन आखिर में आता है तो हवा में तनाव और बेचैनी महसूस होती है। स्टूडेंट एकेडमी के हर कोने से इकट्ठे होते हैं, स्टैंड्स को ऊंची आवाजों और हैरान। अरीना के बीच में वैन चुपचाप अपने हाथ पैर खोल रहा है, ड्यूएल शुरू होने का इंतजार करते हुए। भीड़ हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि सब वह देखना चाहते हैं जो उनके हिसाब से एकेडमी के सबसे यादगार ड्यूएल्स में से एक बनेगा। राल्फ कहता है कि अरीना का माहौल काफी गंभीर लग रहा है। फॉल्क जवाब देता है कि वह पहले ही जानता है कि आज इतने लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। वह सब समझते हैं कि यह असल में कोई ड्यूएल नहीं होने वाला है। राल्फ इस बात से हैरान लगता है, तो हेलेने शांति से उसे समझाती है। वह कहती है कि यह बिल्कुल भी ड्यूएल नहीं है, यह एक सजा है। ये 5 रेडिएंट में से एक और एक गार्डा के बीच की लड़ाई है और सबको लगता है कि यह सिर्फ एक तरफा कत्लेआम में खत्म हो सकती है। और यही वह है जो भीड़ देखने की उम्मीद करती है और यही वह है जिसके लिए उनमें से ज्यादातर लोग यहाँ आए हैं। राल्फ जवाब देता है कि शायद दूसरे लोग इसे ऐसे ही देखते हैं। फॉल्क फिर अपनी बात पूरी करता है और कहता है कि वह पहले ही जानते हैं कि वैन के पास कैसी ताकत है और वह ऐसा इंसान नहीं है जिसे आम समझ से मापा जा सके। हेलेन फिर उसकी तरफ देखती है। प्रिंस, जो अरीना को ऊपर से देख रहा है और चुपचाप कहती है कि लगता है वह भी यही मानता है। पक्का। प्रिंस हाइंस देखने वालों में मौजूद है और सब कुछ शांति से देखता है। साइमन उसे दूर से देखता है और खुद से सोचता है कि क्यों प्रिंस ये ड्यूएल देखने आया है। फिर भी उसके दिमाग में कोई साफ जवाब नहीं आता। जल्दी ही अरीना के बड़े दरवाजे धीरे से खुलते हैं और करीना अंदर आती है, जब भारी ताबूत को दोनों हाथों से पकड़े हुए। जिस पल राल्फ उसे देखता है वह परेशान और हैरान लगता है और हेलेन उसे समझाती है कि करीना सच में इस लड़ाई के लिए कुछ बहुत ताकतवर लेकर आई है। वैन भी अपनी हैरानी छुपा नहीं पाता जब वह ताबूत को अपने सामने खड़ा देखता है। वह एक घबराहट भरा मजाक करता है और कहता है कि शायद वह उसके लिए ताबूत लेकर आई है। हालांकि वह यह भी कहता है कि ऐसा सोचना उसकी तरफ से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। करीना उसे नाटक बंद करने को कहती है, क्योंकि वह ताबूत जल्दी ही उसकी मौत की वजह बनेगा। यह कहकर वह उसे खोलती है और उसके अंदर रखी कई तलवारें दिखाती है
और स्ट्रक्चर के अंदर जादुई दुनिया भी है। इस हथियार को सोर्ड कॉफिन के नाम से जाना जाता है। यह एक चलता फिरता हथियारों का भंडार है जो लूथियर हाउस के तलवार सेंट्स ने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। फॉल्क हैरानी से रिएक्ट करता है और सोचता है कि तलवार सेंट्स ने ऐसा कुछ बनाने के बारे में सोचा भी क्यों होगा। करीना फिर एक तलवार निकालती है और उसे सीधा वैन की तरफ करती है। ऐलान करती है कि वह उसे अपनी एकेडमी में कदम रखने का अफसोस करवाएगी। वैन अब न तो हैरान लगता है न परेशान। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वह जवाब देता है कि अफसोस उसे होगा जब वह उसके कीमती सोर्ड कॉफिन को हजारों देखने वालों के सामने तोड़ देगा। वह फिर पूछता है कि ड्यूअल कब शुरू होगा। करीना जवाब देती है कि यह पहले ही शुरू हो चुका है जब वह दोनों सीधे एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। करीना को जिस बात की उम्मीद नहीं थी वह थी वैन की वह तेज रफ्तार जो वह उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। एक पल वह दूर खड़ा होता है और अगले ही पल वह उसके चेहरे के सामने आ जाता है। करीना जल्दी से हमले को रोकती है और वैन कहता है कि उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं। असल में वह हैरान है और लड़ाई देखने वाले सब लोग भी। उनमें से कोई नहीं समझ पाता कि एक गरुड़ा इतनी तेजी से कैसे चल सकता है। भीड़ में कई लोग सोचते हैं कि वह इंस्टेंट मूवमेंट मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होगा। यह बात स्टूडेंट्स में जल्दी फैल जाती है क्योंकि उन्हें कुछ और मुमकिन नहीं लगता। फिर भी यह सोच नामुमकिन होनी चाहिए क्योंकि जिसे वह एक नीचा इंसान मानते हैं वह जादू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता। फॉल्क ध्यान से देखता है और मानता है कि चाहे उसने कितनी बार भी वैन को यह ट्रिक करते देखा हो उसे अब भी यह बिल्कुल जादू जैसा लगता है। हेलेने शांति से उसे ठीक करती है और समझाती है कि यह बिल्कुल भी जादू नहीं है। इस टेक्निक को फैंटम स्टेप के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर जब लोग आगे बढ़ते हैं तो वह जमीन से धक्का देते हैं और उनका शरीर हरकतों की एक सीरीज में आगे बढ़ता है जिसे पूरा होने में वक्त लगता है। वैन इस तरह से जमीन से धक्का नहीं देता। इसके बजाय वह अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल करके अपने पूरे शरीर को आगे खिसकाता है। अपने पेल्विस के घुमाव का इस्तेमाल करके ताकत पैदा करता है। यही उसके चलने का असली तरीका है। इस हरकत की वजह से वह ऐसे आगे बढ़ता हुआ लगता है जैसे उसके पैरों में ताकतवर स्प्रिंग्स छुपे हों। यह समझाने के बाद भी लड़कों को अब भी यह समझने में मुश्किल होती है कि यह कैसे काम करता है। सच ये है कि जब कोई इसे करीबी लड़ाई में देखता है तो यह हरकत बिल्कुल टेलीपोर्टेशन जैसी लगती है। जब हेलेन ने पहली बार गरुड़ा जंगल में ये टेक्निक देखी थी उसे भी लगा था कि उसने अभी जादू देखा है। फॉल्क को यह फायदा समझ आने के बाद खुशी होती है क्योंकि इसका मतलब है कि वैन करीबी लड़ाई में हावी रहेगा जहां एक लंबी तलवार ठीक से नहीं चल सकती। लेकिन लड़ाई एक अनोखा मोड़ लेती है। करीना अचानक अपनी तलवार के साथ बार बार आगे बढ़ती है। वैन को पीछे हटने पर मजबूर करती है जबकि उसे उसके बाजू पर एक छोटा सा कट लगता है। करीना पहले ही समझ चुकी है कि वह रहना चाहता है करीब ताकि उसकी तलवार की पूरी पहुंच से बच सके। वैन को जिस बात की उम्मीद नहीं थी वह है कि लंबी तलवारों में हैंडल के पास एक बिना तेज हिस्सा होता है जिसे रिकासो कहते हैं। हाफ सोर्डिंग नाम की टेक्निक से एक लड़ने वाला रिकासो को एक हाथ से पकड़ सकता है और करीबी लड़ाई में भी तलवार को कंट्रोल कर सकता है। राल्फ को याद आता है कि उसने इस टेक्निक के बारे में जंग के मैदान में इस्तेमाल होते हुए सुना था। फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक शरीफ लड़की खुद को यह करने की ट्रेनिंग देगी। फॉल्क को भी समझ आने लगता है कि करीना को अगला तलवार सेंट कहने वाली अफवाहें सिर्फ तारीफ नहीं हो सकती बल्कि उसके असली नसीब की झलक हो सकती है। हेलेन लड़ाई को तेज ध्यान से देखती रहती है। उसके दिमाग में यह फैसला अब भी एक खतरनाक कदम लगता है जब वैन जैसे किसी का सामना कर रहे हो। करीना एक बार फिर उनके बीच की दूरी कम करती है और वैन एक तेज गुस्से से जवाब देता है जो उसे लगता है और उसे थोड़ा पीछे धकेल देता है। वह वहीं नहीं रुकता और एक बार फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। साइमन इस अदला बदली को एक गुस्से वाले चेहरे से देखता है और सोचता है कि करीना बस वार खा रही है बिना ठीक से रिएक्ट किए। एनास्टासिया चुपचाप समझाती है कि मैजिक सोर्ड्समैन के लिए ऐसे हमले जिनमें कोई जादुई एनर्जी नहीं होती उन्हें पढ़ना या बचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वैन बिल्कुल भी जादुई ताकत के बिना वार करता है। उसके हमले उनके लिए बिल्कुल अनुमानहीन लगते हैं। लेकिन करीना बिल्कुल भी परेशान नहीं लगती। वह असल में इस अदला बदली का मजा ले रही है क्योंकि उसके शरीर के चारों तरफ एक जादुई दीवार है। वह मानती है कि आम फिजिकल हमले उस डिफेंस को तोड़ नहीं सकते जब तक वैन किसी तरह जादू का इस्तेमाल न करे। अचानक एक तेज घंटी की आवाज उसके कान के अंदर फट जाती है जैसे उसका कान का पर्दा फट गया हो और एक लाल एहसास की लहर उसके शरीर में फैल जाती है। हैरान और लड़खड़ाते हुए वह वैन से पूछती है कि उसने उसके साथ क्या किया है। वैन एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब देता है और कहता है कि शायद उसकी जादुई कंसंट्रेशन बस कमजोर है क्योंकि वह जहां से आई है उस वजह से। और उसका जवाब करीना के गुस्से को और भी बढ़ा देता है। आगे वैन समझाता है कि उसने पहले जो टेक्निक इस्तेमाल की थी उसे एयर पाम कहते हैं। यह हाथ के वार से निकली हवा के दबाव का इस्तेमाल करके काम करती है। उस दबाई हुई हवा की ताकत एक शॉकवेव की तरह सफर करती है जो सीधे अंदरूनी कान के सेमी सर्कुलर कैनाल्स पर लगती है। यह समझौता पूरे अरीना में फैल जाती है जब लोग अपनी सांसें रोके हुए अपने सामने हो रहे हैरतअंगेज नजारे को देखते हैं। लेडी करीना, घमंडी तलवार प्रिंसेस, असल में पीछे धकेली जा रही है। साइमन उसे पीछे हटते हुए देखकर सखत हो जाता है और उसके अंदर गुस्सा बढ़ता है क्योंकि उसे लगता है जैसे एक शरीफ इंसान सबके सामने कमजोर दिख रहा है।
करीना अब भी अपने सर के अंदर दर्दनाक घंटी की आवाज से जूझ रही है। जब वैन शांति से पूछता है कि क्या उन्हें ड्यूएल यहीं खत्म कर देना चाहिए, ये कहने के तुरंत बाद वह एक बार फिर उसकी तरफ लपकता है ताकि अदला बदली खत्म कर सके। लेकिन करीना धीरे से अपना सर उठाती है और उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान फैल जाती है। उसी पल सबको समझ आता है कि कुछ गलत है। पीछे हटना कभी कमजोरी नहीं होता, यह उसके प्लान का हिस्सा है। वह अचानक अपनी तलवार जमीन पर पटकती है और ताकत की एक तेज लहर बाहर की तरफ फट जाती है। शॉक वेव्स अरीना के फर्श पर फैल जाती हैं और धूल और पत्थर के टुकड़े हर जगह बिखेर देती हैं। देखने वाले घबराहट में चारों तरफ देखते हैं, जबकि वैन खुद को तैयार करता है और हमले को देखता है। जितना वह देख सकता है वह बस अपनी तलवार को माना के साथ घुमा रही है। सीधे वार के बिना भी सिर्फ ताकत की लहर ही उसके शरीर को अंदर तक हिला देती है। करीना फिर समझाती है कि यही वजह है क्यों तलवार सेंट्स की पीढ़ियां हेवनफॉल ब्लेड को मास्टर करने में खुद को लगा देती हैं। वैन टेक्निक की कमजोरी भी देखता है, क्योंकि तलवार खुद उस बहुत बड़ी ताकत के दबाव को सहने में मुश्किल महसूस करती है जो उसके अंदर से गुजर रही है। साइमन आखिर में दोबारा मुस्कुराने लगता है। वह नतीजा निकालता है कि करीना इस पल तक साफ तौर पर खुद को रोक रही थी। अब जब उसने इस लेवल की ताकत दिखाई है तो उसे साफ हो जाता है कि वैन इसे सह नहीं पाएगा। उसके दिमाग में नतीजा पहले ही तय हो चुका है। अगर वैन अगले वार को सह नहीं पाता तो उसकी सिर्फ हड्डियां ही बचेंगी। फिर भी वैन बिल्कुल भी डर नहीं दिखाता। इसके बजाय वह शांति से करीना को कहता है कि उसे अपने हथियार का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। करीना जवाब देती है कि वह आमतौर पर ऐसा ही करती, लेकिन अब वह अपनी तलवार के अगले वार से इस बेकार ड्यूएल को खत्म करना चाहती है। उसी पल वह तलवार में और भी ताकत छोड़ती है। देखने वाले परेशान हो जाते हैं जब उन्हें समझ आता है कि वह सच में उसे मारने का इरादा रखती है। राल्फ और फॉल्क घबराहट में आपस में फुसफुसाते हैं, यह समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है। हेलेन उन्हें रोकती है और सिचुएशन को साफ समझाती है। वह कहती है कि वैन के हमले ठीक से लग रहे हैं, लेकिन उनमें अब भी करीना को एक ही वार में हराने की ताकत नहीं है। करीना के पास हेवनफॉल ब्लेड है जो वैन को एक ही वार में खत्म कर सकती है। इसका मतलब है कि करीना जानबूझकर उसके हमलों को लगने दे रही है, क्योंकि वह लड़ाई को एक तमाशा बनाना चाहती है। हेलेन आगे कहती है कि अगर करीना हेवनफॉल ब्लेड को उसी वक्त छोड़ती है जब वैन उसके करीब आता है, तो चाहे वह सीधे वार से बच भी जाए, सिर्फ उसकी आफ्टर शॉक ही उसे बिल्कुल करीब से मार देगी। राल्फ और फॉल्क चुप हो जाते हैं जब वह सोचने लगते हैं कि वैन आगे क्या करने वाला है। जंग के मैदान में करीना एक बार फिर अपनी तलवार उठाती है और उसे कहती है कि वह उसके स्टेटस के हिसाब से मिलने वाले बर्ताव को कबूल करे। वह यह भी कहती है कि अगर वह ऐसा करता है तो वह उसकी जान बख्श सकती है। वैन एक शरारती और छेड़ने वाले अंदाज में जवाब देता है कि वह स्टेटस के ख्याल से कुछ ज्यादा ही जुनूनी लगती है। करीना जवाब देती है कि ऐसी सोच तो बस दुनिया का कुदरती नियम है। उसकी नजर में माना की ताकत एक ब्लड लाइन की कीमत तय करती है और यही उसूल देश की बुनियाद बनाता है। वैन अचानक इस समझौते को सुनकर हंस पड़ता है। वह कहता है कि यह तो बिल्कुल वैसा जवाब लगता है जो एक शरीफ इंसान देगा। फिर वह उसे दोबारा छेड़ता है और पूछता है कि क्या शरीफ जैसा दिखने से वह सच में शरीफ बन जाती है। करीना को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कहता है और यह बातें उसे बहुत गुस्सा दिलाती हैं। वैन अपनी बात पर जोर देता रहता है और बताता है कि उसकी रगों में आम लोगों का खून और शरीफों का खून दोनों है। उसके हिसाब से यही वजह है कि वह इतनी बेचैनी से खुद को एक असली शरीफ साबित करने की कोशिश करती है ताकि उसका पिता आखिर में उसे अपना ले। यह बातें उसकी छिपी हुई कमजोरी पर सीधा वार करती हैं। करीना एक पल के लिए रुक जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह इतनी पर्सनल बात कैसे जानता है। उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वह अपनी तलवार में और भी ताकत डालती है। लड़ाई देखने वाले लोग वैन के लिए परेशान हो जाते हैं जैसे ही तनाव बढ़ता है। हेलेन तुरंत समझ जाती है कि वैन क्या कर रहा है। वह समझती है कि वह जानबूझकर करीना को भड़का रहा है ताकि वह बिना सोचे समझे पूरी ताकत से हमला करे। राल्फ ऐसे लापरवाह कदम के पीछे की वजह समझ नहीं पाता। वह सोचता है कि वैन उसे इतना आगे क्यों धकेल रहा है और अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहा है, सिर्फ उससे वह रिएक्शन निकालने के लिए। वैन की बात असल में बेबुनियाद नहीं है। सच तो यह है कि यह सीधे करीना के सबसे गहरे राज और उस शर्म तक पहुंचती है जो उसने सालों से उठाई है। उसे हमेशा लगा है जैसे वह एक परदेसी है जो किसी तरह शरीफ समाज में घुस गई है। वह एक शरीफ की बेटी है, लेकिन वह एक रखैल से पैदा हुई है और इस वजह से वह कभी भी शरीफ फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाई। बड़े होते हुए वह शरीफों को ध्यान से देखती है। वह पढ़ती है कि वह अपने काम कैसे करते हैं। फिर भी यह सब सीखने के बावजूद उसे कभी नहीं लगता कि वह सच में उनमें से एक है। उसे हमेशा लगता था कि अनजान आंखें उसे देख रही हैं और उसके नाकाम होने का इंतजार कर रही हैं। वह शांत दबाव उससे कभी दूर नहीं हुआ। उसी एहसास की वजह से उसे थोड़ी देर के लिए हमदर्दी महसूस हुई जब उसने पहली बार वैन को एकेडमी में इतने हिम्मत भरे कॉन्फिडेंस के साथ चलते हुए देखा। भले ही वह एक गरुड़ा है, उसे वह छोटा सा कनेक्शन महसूस हुआ। यही वजह है कि उसने पहले उसे टेस्ट करने के लिए खुद को पेश किया, यह सोचकर कि वह उसे मारे बिना मामला हल कर सकती है। लेकिन वैन ने उस छोटी सी मेहरबानी की कभी कदर नहीं की और इसके बजाय उसे बेइज्जती करने की हिम्मत की। इस वजह से वह खुद को समझा लेती है कि वह उसके गुस्से का पूरा हकदार है। करीना अपनी तलवार घुमाती है और कहती है कि वह उसे मार देगी। वैन तुरंत उनके बीच की दूरी खत्म कर देता है। करीना हेवनफॉल ब्लेड निकालकर पूरी ताकत से हमला करती है। जब धूल साफ होती है तो वह कुछ ऐसा देखती है जो उसकी सांसें रोक देता है।
वैन ने अपने खाली हाथों से हमले को रोक दिया है और अब वह उसकी भारी तलवार को मजबूती से पकड़े हुए है। भीड़ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। एक तलवार छीनने की टेक्निक ने अभी अभी खाली हाथों से एक ब्लेड को बेहथियार कर दिया है। सबको लगता है कि ऐसा होना नामुमकिन है। असली लड़ाई में कोई भी गिरते हुए ब्लेड को सिर्फ हाथों से नहीं रोक सकता, लेकिन जो वैन उनके सामने करता है वह बिल्कुल नया है। पहले वह अपने हाथ की रफ्तार को गिरते हुए ब्लेड की रफ्तार से जितना हो सके उतना मिलाता है। फिर जैसे ही वह टकराता है वह उसकी रफ्तार को तोड़ना शुरू कर देता है। तलवार के पूरा घूमने से ठीक पहले वह अपने घुटने मोड़कर और जमीन की तरफ झुककर ताकत को फैलाता और जज्ब कर लेता है, जिससे अरीना के फर्श पर एक दरार पड़ जाती है। इस टेक्निक का नाम स्टिल ग्लिफ है, जिसे जीरो स्टाइल ग्रास्प भी कहते हैं। ये वही तरीका है जो उसने पहले हेलेने के बर्फ के बर्चों को जंगल में जमीन में गाड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। वैन मजाकिया अंदाज में मुस्कुराता है और कहता है कि हेवन फॉल ब्लेड यकीनन एक जबरदस्त टेक्निक है, लेकिन वह बस उसके पीछे की ताकत को खत्म करना जानता है। करीना चिल्लाती है कि ऐसा होना नामुमकिन है। उस छोटे से पल में उसका ध्यान हट जाता है क्योंकि उसके दिमाग में जज्बात उमड़ आते हैं। वैन मौके का फायदा उठाता है और सीधा उसके दिल पर हमला करता है। टक्कर से वह पीछे की तरफ उड़ती है। उसका शरीर उसके पीछे रखे कॉफिन से टकराता है। जब वह गिर जाती है तो वह ठीक वहीं पहुंच जाती है जहां वह अब अरीना में खड़ी है, अपने घुटनों पर। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि अभी क्या हुआ है। पूरी भीड़ खामोश हो जाती है और अपनी सांसें रोके हुए थाउजेंड ब्लेड सोर्ड प्रिंसेस को घूरती है, जिसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया है। कुछ देखने वाले तो यह भी सोचने लगते हैं कि क्या यह गेरुडा लोगों की असली ताकत है। साइमन और एनास्टेसिया गुस्से में अपने दांत पीसते हैं, जबकि राल्फ और फॉल्क चुपचाप अपने दिल में खुश होते हैं और उम्मीद करते हैं कि वैन बिना हिचकिचाहट के हमला करता रहेगा। लेकिन वैन का इरादा कुछ और है। वह शांति से इंतजार करता है और करीना को अपने सदमे से निकलने का वक्त देता है। जब वह आखिरकार खुद को संभालती है तो वह उससे पूछती है कि वह उसे खत्म क्यों नहीं करता। वह धीरे और कमजोरी से खड़ी होती है और पूछती है कि क्या वह उस पर रहम करना चाहता है, एक ऐसी चीज जिसे वह कहती है कि उसे जरूरत नहीं है। वन तुरंत इस बात से इनकार कर देता है। वह समझाता है कि रहम वह नहीं है जो वह उसे देना चाहता है। उसी वक्त उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वह एक शरीफ लड़की को तंग करे जो अपनी असली ताकत से नहीं लड़ रही है। वह असल में चाहता है कि वह सब कुछ दिखाए जो उसके पास है। वह उससे कहता है कि उसे असली करीना दिखाए। उसके शब्द एक बार फिर उसके घमंड पर एक बेइज्जती की तरह लगते हैं। जवाब में करीना कॉफिन के अंदर छुपी पूरी ताकत को बाहर निकालती है, अंदर हाथ डालती है और सबसे मशहूर हथियारों में से एक को बाहर निकालती है। इस ब्लेड को स्टार रिंग सोर्ड के नाम से जाना जाता है। यह एक स्प्रिंग सोर्ड है जो बहुत पतले और लचीले मेटल से बनी है, जो अजीब तरीकों से मुड़ती और चलती है। वैन को थोड़ी देर के लिए याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में ऐसे हथियार को मैसेकर सोर्ड तथा ब्लड चेन प्रूलेट के नाम से जाना जाता था। करीना उसे गुस्से भरी हिम्मत से घूरती है और कहती है कि वह उसे दिखाएगी कि उसने क्या क्या कुर्बानी दी है आज यहाँ खड़े होने के लिए। ये बिल्कुल वही पल है जिसका वैन इंतजार कर रहा था। करीना कहती है कि अगर वह सच में उसकी पूरी ताकत देखना चाहता है तो वह खुशी खुशी उसे दिखाएगी। वह उसे चेतावनी देती है कि अगर वह आगे आने वाली चीज को सह नहीं पाया तो गलती सिर्फ उसकी होगी। उन शब्दों के साथ वह कॉफिन से ताकत का एक भयानक तूफान निकाल देती है। ब्लेड्स का तेज तूफान बाहर की तरफ फूटता है और डरावनी ताकत के साथ उसके चारों तरफ घूमने लगता है। राल्फ और फॉल्क हैरान होकर देखते हैं और सोचते हैं कि वह क्या देख रहे हैं। वह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह बस तलवारबाजी का एक और रूप है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हेलेन उन्हें समझाती है कि यह टेक्निक एक नेशनल मैजिक आर्ट सर्कल है जिसे रिक्वियम के नाम से जाना जाता है। वह उन्हें बताती है कि यह एक आखिरी टेक्निक है जिसे लुथियर फैमिली के कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं। जादू के जरिए यह तलवार की लचीलेपन को बढ़ा देता है और ब्लेड की नोक को बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ाता है। वैन अपने सामने बनते हुए तेज तूफान को देखता है। घूमता हुआ तूफान उसकी आंखों के सामने लगातार घूमते हुए बर्चों के डांस जैसा लगता है। करीना इस हमले का नाम डांस ऑफ सर्कल स्पीयर्स बताती है। वह उसे कहती है कि जो भी इसके इलाके में आएगा वह जिंदा नहीं बच पाएगा। आग हो या बिजली या शरीर, सबका अंजाम एक ही होगा जब ब्लेड्स अपना डांस शुरू करेंगे। वह यह भी चेतावनी देती है कि यह एरिया जल्दी ही पूरे अरीना को घेर लेगा। अगर वैन डरता है तो वह बस हार मानकर भाग सकता है। वह कहती है कि वह इतनी उदार है कि उसे भागने देगी। अगर वह जिद से अरीना के अंदर रुकता है तो उसका कुछ भी नहीं बचेगा, उसकी हड्डियां भी नहीं बचेगी। वैन बिना जरा भी डर दिखाए उसकी बात सुनता है। वह शांति से जवाब देता है कि उसे हमले को बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह खुद उसके पास आएगा। वैन फिर थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करता है। जब वह उन्हें दोबारा खोलता है तो उसे कुछ नया दिखता है। तूफान बहुत तेज चलता है लेकिन वह सच में अदृश्य नहीं है। हवा में गति की हल्की लकीरें चमकती हैं और वह आखिरकार ब्लेड्स का रास्ता देख सकता है। उस पल वह टाचिप साइकिया नाम की एक टेक्निक एक्टिवेट करता है। यह एक अजीब घटना है जहां दिमाग बहुत ज्यादा तनाव में अचानक अपनी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा देता है। यह इंसानों में एक गैर नेचुरल बचाव का तरीका है जो उन्हें बचने का सबसे अच्छा रास्ता ढूंढने में मदद करता है जब वह बहुत ज्यादा जानकारी में डूबे होते हैं। आम लोग इसे सिर्फ इत्तेफाक से महसूस करते हैं। वैन ने इसे जब चाहे तब शुरू करने की कला में महारत हासिल कर ली है। उस तेज नजर का इस्तेमाल करते हुए वह सीधा उस तेज तूफान में कदम रखता है। जैसा उसने सोचा था वह तुरंत खत्म नहीं होता।
बल्कि वह तूफान में से बिना कटे हुए निकल जाता है। साइमन देखता है कि वैन कितनी आसानी से हमलों को मोड़ देता है और यहाँ तक कि राजकुमार भी बढ़ते हुए उलझन और दिलचस्पी से देखता है। वैन पहले ही हथियार के पीछे के नियम को समझ चुका है। एक स्प्रिंग सोर्ड में ग्रेविटी का सेंटर हमेशा ब्लेड की नोक पर रहता है। इसका मतलब है कि पूरा हमला उस एक पॉइंट पर निर्भर करता है। अगर वह सिर्फ नोक पर हमला करता है तो वह टेक्निक को तोड़ सकता है और लड़ाई जीत सकता है। करीना उसे हैरानी से देखती है और मानती है कि वह सच में एक राक्षस है। वैन शांति से जवाब देता है कि यह राक्षस होने की बात नहीं है, वह बस ज्यादा लोगों से ज्यादा मेहनत करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह करती है। करीना समझ नहीं पाती कि उसके इस बयान का क्या मतलब है। उसका गुस्सा फिर से बढ़ने लगता है जब वैन बोलना जारी रखता है। वह उसे बताता है कि स्प्रिंग सोर्ड अपना विल्डर खुद चुनता है। जिसके पास असली महारत नहीं होगी वह आखिरकार अपने ही शरीर को ब्लेड से काट लेगा। तलवारबाजों के खून में पैदा होना भी ऐसे हथियार को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं है। फिर वह उससे पूछता है कि उसने उस एक ब्लेड में महारत हासिल करने के लिए कितने साल लगाए हैं। करीना थोड़ी सी रुक जाती है क्योंकि उसने कभी सच में इस सवाल पर रुककर सोचा नहीं था। उसका दिमाग बचपन की एक दूर की याद में खो जाता है। उसे वह पल याद आता है जब उसके पिता ने उसे एक बार तलवार पकड़ना सिखाया था। शायद उनके लिए यह बस एक गुजरता हुआ ख्याल था, लेकिन उसके लिए यह एक कीमती पल बन गया क्योंकि उसे आखिरकार उनके बीच एक रिश्ता महसूस हुआ। उस छोटे से पल में उसे लगा कि वह अपने पिता का प्यार महसूस कर सकती है। बदकिस्मती से वह पल फिर कभी वापस नहीं आया। उसके पिता राज्य के कामों में बिजी हो गए और उनके पास एक रखेल से पैदा हुई बेटी की परवाह करने का वक्त नहीं रहा। उनके पास पहले ही एक परिवार था जिसे बचाना था। करीना ने आखिरकार फैसला किया कि वह अपनी तलवारबाजी की कला को बेहतर बनाएगी। उसे यकीन था कि अगर वह सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाती है तो यकीनन उसके पिता एक दिन उसे परिवार का हिस्सा मान लेंगे। उस पल से उसने लगातार ट्रेनिंग की। दिन ब दिन वह बिना आराम किए प्रैक्टिस करती रही। न खत्म होने वाली ट्रेनिंग ने धीरे धीरे उसे एक डरावनी हद तक ताकतवर इंसान में बदल दिया। एक दिन उसने आखिरकार अपने सौतेले भाई को कई गवाहों के सामने हरा दिया। उस जीत के बाद उसके आसपास की खामोश नजरें गायब हो गईं, लेकिन बदले में वह दूसरों के लगातार डर और नफरत के साये में जीने लगी। यहाँ तक कि उसके पिता भी उसे बेचैनी से देखने लगे। जो हल्की सी हमदर्दी उन्होंने कभी दिखाई थी वह पूरी तरह गायब हो गई। उन्होंने उसे एक जायज वारिस के रूप में पहचाना और माना कि वह उनकी बेटी थी, भले ही वह एक रखेल से पैदा हुई थी। लेकिन सच्चाई उनके लिए इतनी भारी हो गई कि वह उसे उठा नहीं पाए और अपने घर को बचाने के लिए उन्होंने आखिरकार उससे मुंह मोड़ लिया। उस पल करीना समझ गई कि उसके पास सच में सिर्फ उसकी तलवार थी। उसके बाद से उसके वजूद में इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने कसम खाई कि वह अपनी कीमत को जबरदस्त ताकत से साबित करेगी ताकि कोई उसे फिर कभी छोड़ न सके। यही एक रास्ता था जिसे वह मानती थी कि उसके पिता और उसके घर से पहचान दिला सकता है। वापस अरीना में करीना पूछती है कि वैन ऐसी बातों के बारे में क्या समझ सकता है। उसका गुस्सा उसे आगे बढ़ाता है और वह फिर से उसकी तरफ दौड़ती है। घूमते हुए ब्लेड्स उसके हमले के दौरान उसके शरीर पर कुछ छोटे जख्म करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसकी हरकतें अब थोड़ी धीमी और ज्यादा बंधी हुई लगती हैं। वैन उसके हमलों में बनते हुए छोटे खाली जगहों को देखता है। पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ता है और दूरी को फिर से कम कर देता है। करीना उसके फैसले से उलझ जाती है। वह सोचती है कि वह उसके पास आने की हिम्मत क्यों करेगा जब बाकी सब हमेशा उसकी तलवार की पहुंच से भागे हैं। वह समझ नहीं पाती कि एक आदमी जिसके पास बिल्कुल भी जादू नहीं है वह पीछे हटने से इनकार क्यों कर रहा है।